जहां मिलवा देता हूं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से। ट्रेडर 215 प्रकाश गाबा साहब आपको देने वाले हैं। तो गाबा जी के गजब शेयर आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर एक्सक्लूसिवली। तो सबसे पहला ट्रेड बाजार इस शो की शुरुआत में देखिए वो आपको देंगे और प्रकाशगाबा.com के हैं वो। ट्रेडर 230 राजेश पालिया साहब आपको देंगे, एक्सिस सिक्योरिटीज से हैं वो, और बताएंगे कहां पर उनकी नजर है, कौन सी थीम्स को वो इस समय ट्रैक कर रहे हैं। कविता जैन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इंदौर से हैं, स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट से, उनसे भी जानेंगे कि ट्रेड एट 245 उन्होंने कौन सा चुना है। साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल साहब AUM कैपिटल के कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे और आशीष हमें बताएंगे कल कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिनके ऊपर नजर आज से ही आपकी होनी चाहिए। डील रूम चेक लेंगे यतिन से, हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग के ऊपर भी चर्चा होगी यतिन से, साथ ही भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे आपको मिलेंगे। फिर BTST STBT आइडियाज होंगे 3:20 पर आपको मिलेगा एक कल का खिलाड़ी आज, जो नीरज आपको देने वाले हैं वीरू। जय। और देखिए 90 मिनट बेहद शानदार होंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद शानदार होगा। आपकी स्क्रीन पे इंडेक्सेस लाइए और अप्रोच और डेटा क्या कह रहा है इस वक्त का एग्जैक्टली आप देखें 2 बजे का डेटा। देखिए निफ्टी अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में काम कर रहा है। आज सुबह हमने क्या अप्रोच तय की थी, खुलेगा तो बाय करेंगे और 440 मिल जाए तो याद रखिए जरूर बाय करिएगा। और 510 एक एग्जिट पॉइंट होगा। देखिए क्या हो रहा है ना, क्रॉस कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं, एक सेक्टर खराब है तो एक चल रहा है, तो ऐसे में आपको छोटे ट्रेड्स पर फोकस करना पड़ेगा। एक शानदार ट्रेड सुबह निकल चुकी है 510, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए, याद रखिए आज 11,400 से लेकर 11,500 के बीच में 29 लाख पुट बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 11,400, 11,420, 11,430 और 11,440 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन 510, 520 ये एक सप्लाई पॉइंट है। अगर आखिरी के 1 घंटे में रिलायंस ने दमखम दिखाया, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बैंक निफ्टी पे तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं और न करूंगा। रिलायंस ड्यूरिंग द डे 3rd अटेम्प्ट ले रहा है अपना इंट्राडे हाई क्रॉस करने की। बार बार अगर आप देखें उस लेवल को स्ट्राइक कर रहा है, तो रिलायंस के मद्देनजर अगर एक मूव आया तो हम शायद 11,540 और 565 तक जा सकते हैं, क्योंकि कॉल राइटर्स के पास पुट राइटर्स की तुलना में कन्विक्शन काफी कम है। एक ट्रेड जिस पर मैं नजर रखूंगा हेमंत, और वो है मारुति। मारुति आज सिंक हुआ है और लेकिन याद रखिएगा डे लो से पुल बैक देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आज का लो इसका एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि इसने न जुलाई में काटा, न अगस्त में काटा, न सितंबर में काटा। तो आखिरी के 1 घंटे में इस स्टॉक पे और 7200 की कॉल पे, और क्योंकि हेमंत आज मंगलवार है तो मारुति पे मेरी नजर रहेगी। हेमंत आपकी अप्रोच क्या होगी मार्केट पे? एक ही अप्रोच है। देखिए जब रेस होती है और रिले रेस होती है तो कुछ देर तक एक व्यक्ति दौड़ता है और उसके बाद दूसरा व्यक्ति दौड़ता है। तो आज के बाजार को अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ था फार्मा शेयरों के नाम, सेकंड हाफ है IT शेयरों के नाम। इसके अलावा अगर आप ट्रेड ढूंढेंगे तो फिर फंस सकते हैं। IT इंडेक्स दिखाइए, ये ऑल टाइम हाईज पर है। इसने 2 दिनों से एक नए ऑल टाइम हाईज लगाने के बाद देखिए आज फर्स्ट हाफ में सुस्ताना सही समझा और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। HCL टेक का चार्ट देखिए, यहाँ बाइंग हो रही है वीरू, और सुबह सुबह भी आज हमने यही कहा था अपनी मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी में कि आप देखिए किस तरह से डिलीवरी बेस्ड बाइंग बनती हुई नजर आ रही है। FIIs की तरफ से जब तक बाय के फिगर हो तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके फेवरेट सेक्टर भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा IT हैं और बैंक्स हैं। तो बैंक्स में थोड़े से बैकफुट पर हैं वो, और IT में देखिए खरीदारी हो रही है आउटलुक अच्छा आने के बाद। HCL टेक दिन के हाईज पर है, टेक महिंद्रा दिन के हाईज पर है, और जब तक ये मजबूत हो और डाउ फ्यूचर्स आपको बता दूं इस समय करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर हो तो मंदी तो नहीं होगी, ये बात तो बिल्कुल साफ है। और RIL जब मजबूत हो तो देखिए कोई कोशिश भी नहीं करेगा इस बाजार को प्रीएम्प्ट करके शॉर्ट करने की। विप्रो देख लीजिए दिन के हाईज पर है। तो सारे जो IT दिग्गज हैं उनमें दरअसल खरीदारी हो रही है। मुझे लगता है अगले 90 मिनटों तक आपको किसी अगर एक सेक्टर पर भरोसा करना है तो आप आराम से IT सेक्टर पर भरोसा कर सकते हैं। ये देख लीजिए समीकरण निफ्टी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ और उसके बाद HDFC, जिसको सब लोग कह रहे थे गिरेगा, जोर से गिरेगा, लेकिन देखिए ये बाउंस कर गया और 22,000 के स्तर से जिस तरह से बैंक निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखाकर 22,250 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि बैंकों में भी आपको बहुत डरना चाहिए। लेकिन IT ये है फ्लेवर और इसी को आपको ट्रेड करना है। मेरे लिहाज से रणनीति यही होगी। मिड कैप्स की पार्टी आज भी जारी है, स्मॉल कैप्स की पार्टी आज भी जारी है। तो 11,500 के ऊपर अगर आज क्लोज हो जाते हैं, जो
जो कि हो जाएंगे लगता है। बिल्कुल भी चिंता वाली बात मुझे तो एज ऑफ नाउ नहीं नजर आ रही है। हमारे साथ गाबा साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं और कविता जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। राजेश अग्रवाल साहब भी जब जुड़ जाएं तो मुझे डॉक्टर साहब प्लीज बताइएगा। पालविया साहब, आपका व्यू बताइए, इस समय मार्केट पर क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप बाजार को आखिरी 90 मिनटों में? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, मार्केट में जो व्यू है और अप्रोच है वो तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, और हम कंटिन्यूसली बहुत टाइम से इसी को रिट्रेड कर रहे हैं। और बिल्कुल मार्केट में कोई भी डिप आ रही है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना चाहिए। और जिस तरीके का सेटअप है, वीरेंद्र जी अभी डेरिवेटिव डेटा भी बता रहे थे, तो मुझे तो काफी इंकरेजिंग डेटा लग रहा है। अगर मैं निफ्टी का डेटा की बात करूं तो आज काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग 11,400 और 11,500 ये दोनों स्ट्राइक पे देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है बेस और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जिस तरीके से आज 11,500 के पुट में करीब 11 लाख शेयर के आसपास ऐड होते हुए दिख रहे हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि हम यहां से 11,500 के ऊपर अब ट्रेड करेंगे। और इसके ऊपर आज क्लोज होते हैं तो नई जगह खुलती है निफ्टी के लिए। यहां से और 150 पॉइंट का अपमूव यहां से बनते हुए दिखना चाहिए, जो कि 11,650 700 की तरफ निफ्टी को लेके जा सकता है। तो बिल्कुल ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है। थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रही अभी मार्केट में। अदरवाइज मुझे लगता है कि आज ही हम 11,550 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते। बट बैंकिंग सेक्टर की भी बात करूं तो लोअर साइड पे काफी अच्छी बाइंग प्राइवेट बैंक में स्पेशली देखने को मिल रही है। और वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बैंक निफ्टी में भी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल होल्ड करता है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी मुझे लगता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में कैचअप रैली देखने को मिलेगी। और बैंकिंग प्राइवेट बैंक स्पेशली मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूव यहाँ से दिखा सकते हैं। तो अभी करंट सेटअप के हिसाब से 11,450 का स्टॉप लॉस रखे, निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन रखे, 11,600 650 तक के टारगेट मुझे लगता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो आपकी अप्रोच निफ्टी पे लॉन्ग है और याद रखिए स्ट्रेंथ है आज मार्केट में। और वो स्ट्रेंथ इस पर्सपेक्टिव से नजर आ रही है कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है आज। प्रकाश काबा भी हमारे साथ हैं। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश सर, निफ्टी डे हाई पर आ गया है अब 11,514 ये स्पॉट और फ्यूचर्स 11,528। सर आपकी अप्रोच क्या रहेगी आखिरी के 1 घंटे में? और थीम आईटी डे हाई पर, फार्मा सुबह से चल रहा था, आपकी थीम क्या रहेगी लास्ट के 1 घंटे की? निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में स्टॉप होना चाहिए 22,150 से 160 का। अपसाइड अगर पॉसिबल है कि तो 22,360 पॉसिबल है। ये जगह निफ्टी और बैंक निफ्टी लेना है तो चॉइस मेरा बैंक निफ्टी पर है। निफ्टी में थोड़ा रिस्की है। बढ़िया है सर। तो आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी लेना चाहिए और आपकी बात बिल्कुल सही है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए नीचे से किस तरह से घूमा है, एचडीएफसी बैंक देखिए किस तरह से घूमा है, एक्सिस बैंक पिछले 15 मिनटों में हाईस पर पहुंचता हुआ, कोटक बैंक का चार्ट देखिए लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। तो गाबा जी के गजब शेयर। गाबा जी, आज आपकी पहले मैं एक तारीफ करना चाहता हूं। सुबह सुबह 8 बजे जब आप आए तो आपने कहा ये 22,000 के स्तर पर बैंक निफ्टी है, ये बेचने वाला स्तर नहीं है, लेने वाला स्तर है। बहुत सही कॉल था, तब बाजार खुला भी नहीं था। तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है आप देखिए हम सब लोगों में, और क्या शानदार कॉल था, मजा आ गया। और उसके बाद जो देखिए बाजार ने बाउंस बैक दिखाया। कविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कविता जी की भी एक तारीफ वाली बात है। वीरू, कल आपको याद है HCL टेक जब सुबह सुबह हमारे साथ थी वो, तो उन्होंने कहा था अभी ले लीजिए HCL टेक पैसा बनेगा। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार इंट्राडे चार्ट। HCL टेक इस समय भी दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कविता जी से बात करूं, दर्शकों को सुनवाते हैं क्या बात हुई थी कल इस चैनल पर सुबह सुबह 8 बजे वाले शो में, और कल और आज में देखिए HCL टेक किस तरह से भागा है। दरअसल HCL ने अपना मिड क्वार्टर का अपडेट जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू और मार्जिन का गाइडेंस जो है वो Q2 का बेटर रहेगा। स्टॉक को 762 तक के लेवल्स के लिए ऐड किया जा सकता है इंट्राडे में। आपका पहला टारगेट आ गया 762 का, तो पैसे बरस रहे हैं। आज देखिए CNBC आवाज पर अभी स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए और नया टारगेट क्या है? तो 762 का ऐसे मेंटेन किया जा सकता है, 774 तक के लेवल्स फर्दर दिखा सकता है। पहला IT स्टॉक जो हमने आज पकड़ा था वो HCL टेक ही पकड़ा था इसी शो में। तो HCL टेक बनता है निफ्टी का नवाब। आज सुबह पहला सौदा में एक बाय कॉल स्टॉक पे दिया गया था 10% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ।
रिकॉर्ड हाइज लगाता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा और आज फिर इसने नए 52 वीक हाइज लगा लिए। कविता जी स्वागत है, बताइए आप मार्केट को किस तरह से रीड कर रही हैं और एचसीएल टेक पर कोई नया टारगेट? यस हेमंत जी, मार्केट्स एज लाइक निफ्टी हाइस की तरफ बढ़ रहा है, 512 के ऊपर देख रहे हैं। आज 547 के लेवल्स को अगर क्रॉस करेगा निफ्टी तो हम 600-650 की तरफ अप्रोच करते हुए दिखेंगे। एज लाइक वीरेंद्र भी अभी कहे हैं कि पुट राइटिंग्स में हम देख रहे हैं ऊपर शिफ्ट होते हुए, तो ये भी एक एड ऑन डेफिनेटली निफ्टी की तरफ बढ़ रहा है। बट एज लाइक काबा से सेड, बैंक निफ्टी दैट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम द लास्ट 4-5 सेशंस। हम नोटिस कर रहे हैं अपने चैनल सपोर्ट पर पिछले 4 दिन से लगातार कुछ डोजी फॉर्मेशंस बन रहे हैं और कुछ यहाँ से वॉल्यूम भी पिकअप होते हुए दिख रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर भी हमारी नजर है। एचसीएल टेक नो डाउट कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड स्टिल स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। कल भी मैंने आपसे कहा था 900 तक के लेवल्स हमें पोजिशनली दिख रहे थे, पर स्टॉक में कल ही बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया। स्टिल आई एम बुलिश ऑन एचसीएल टेक और 950,000 तक के लेवल्स मुझे एचसीएल टेक पर दिखते हैं आगे आने वाले दिनों में। ओके तो एचसीएल टेक में अगर आप देखें यहां से भी ऊपर के टारगेट्स खुलते हैं। एक बार निफ्टी आईटी लेके आई है और इस वक्त इन्फोसिस 990 पे, थोड़ा टाइम इस पे ही डेडिकेट करते हैं। प्रकाश सर, अगर आपकी हालांकि प्रेफर्ड चॉइस इस वक्त निफ्टी बैंक है, लेकिन अगर आईटी में जिस प्रकार का मूव आया है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉफोर्ज, सब में काफी मूव अच्छा है। माइंडट्री सर, आखिरी के 1 घंटे में या फिर अभी भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर आईटी को पकड़ना हो, उसकी स्ट्रेंथ को गेन करना हो, अभी एक ट्रेड, लॉजिकल ट्रेड क्या नजर आता है आपको? मैंने आईटी 2.15 के ट्रेड के लिए मैंने आईटी सोचा, वो चाहे तो मैं भी कह दूं। कोई बात नहीं, शुभ काम में देरी क्यों, बताइए। इन्फोसिस देरी की सही बात है, बिल्कुल जो आपने मेंशन किया, मुझे इन्फोसिस अच्छा आपको नजर आ रहा है। टारगेट 1000 पास में ही है और वहां तक टच करने की कोशिश करता है। बोलते ना अपॉइंटमेंट 1000, वहां तक लगता है मुझे कल तक, हो सकता है आज भी हो जाए, भरोसा नहीं। 1000 के बाद 1015 भी जा सकता है। स्टॉक होगा 975। इन्फोसिस में अच्छी स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी है। आज कंसोलिडेशन मोड के बाद एक अच्छा पुश मिला इन्फोसिस। बढ़िया है सर। और देखिए आपके बात करते करते मुझे लगता है ये आज ही शेयर बाजार बंद होने से पहले अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को आराम से छू लेगा। 4 डिजिट का टारगेट आपका है इन्फोसिस पे और कविता जी कह रही हैं कि 950,000 रुपए तो फिर एचसीएल टेक भी जाएगा। देखिए आईटी शेयर ही है फ्लेवर ऑफ द आवर और फ्लेवर ऑफ द वीक भी, बल्कि वीरू मैं तो ये कहूंगा फ्लेवर ऑफ द मंथ भी। डॉक्टर साहब एक बार आईटी इंडेक्स दिखाइए, 1 साल का, इस 1 महीने का चार्ट और बैंक निफ्टी उसके सामने प्लॉट करिए 1 महीने का चार्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि पैसा और मैं कल से यही कह रहा हूं, पैसा बैंक से शिफ्ट होकर आईटी में देखिए जा रहा है। आप आज की बात करें या पूरे महीने की बात करें, इस महीने आईटी इंडेक्स ने 8.5% के रिटर्न्स दिए हैं। डॉक्टर साहब मुझे हटाकर यहां पर आप दिखा दीजिए, बैंक निफ्टी सामने ही सामने दिखाइए ताकि समझ में आए और ये बात बिल्कुल जो है जहन में बैठ जाए कि क्या हो रहा है। ये देखिए 1 महीने में बैंक निफ्टी ने कैसा किया है और 1 महीने में आपका आईटी सूचकांक ने कैसा किया है। तो महीने भर में देखिए बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है और आईटी इंडेक्स ने बाजार को भी आउट परफॉर्म किया है। ये सेक्टर है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस आईटी के आउट परफॉर्मेंस को, क्योंकि अब Q1 के अर्निंग सीजन आज खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और अब सब बात करेंगे Q2 के सीजन की। और उससे पहले आईटी कंपनियों के बड़े बड़े जो आउटलुक आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बढ़िया नतीजे Q2 में पेश होंगे। आपका फेवरेट कौन सा है, 1 या 2 स्टॉक बताइए आईटी से। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, वीरेंद्र जी, बाकी लोग जो पैनल पे हैं। सही कहा आपने कि आईटी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। इस महीने में अगर आप देखेंगे तो आईटी ही ऐसा क्षेत्र था जहां पे लगातार तेजी देखी। कई मिड कैप स्टॉक जैसे एचसीएल टेक हो या माइंडट्री हो, ये सब में जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि आप इस चीज को देखिए कि पिछले तिमाही में नतीजे अच्छे आए थे प्राय सभी कंपनियों के और इस तिमाही में भी अच्छे की उम्मीद है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो 6 महीने की
पीरियड जो निकली है अभी कोविड लॉकडाउन और अन्य चीज़ों को लेकर के पूरे विश्व में, उसमें एक चीज़ जो उभर कर आई है वो आईटी को बढ़ावा है। जिन भी कंपनियों का डिजिटल स्पेस में अच्छा पकड़ था उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो अब जो कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां नॉन आईटी में कह रहा हूँ, वो लोग भी अपने आईटी स्पेंड्स बढ़ाएंगे ताकि उनके डिजिटल प्रेजेंस बनी रहे। खास करके ऐसी कंपनियां जो डिजिटल में क्लाउड में परफॉर्म करती हैं, वहाँ मुझे लगता है अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और अगर पसंद की बात की जाए तो इन्फोसिस, टीसीएस फ्रंट लाइन में रहेंगे। सेकेंड लाइन की बात करूं तो मैं समझता हूँ माइंडट्री पे ध्यान रखना चाहिए, वहाँ एक अच्छी अपसाइड दिखती है। एक साइंट है जहाँ नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ ध्यान रखना चाहिए। और विप्रो जो कि इतनी कैश लेकर के बुक्स में बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात पे बंधी हुई कि शायद कोई बायबैक वगैरह का ऑफर भी आ जाए। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर मैं समझता हूँ इन कुछ कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए। ओके, तो आईटी पे देखिए शुरुआती 15 मिनट का डेडिकेटेड डिस्कशन, और अभी प्रकाश जी का ट्रेड एट 215 जो कि प्रीमेच्योर था, मतलब हमने पहले ले लिया था। और इन्फोसिस प्रकाश जी ने कॉल दी थी और इन्फोसिस 944 पे, अब 994 पे, अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और निफ्टी अब इस वक्त, ये तीन चीजें हैं जो मेरे स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आगे खड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे पास एक ओआई अलर्ट है, जरा प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। राजेश जी, लुक एट कमेंस इंडिया, क्या हुआ है यहाँ पे आज? इसका ओआई अभी मेरे को जो अलर्ट मिल रहा है उसके मुताबिक 30% बिल्डअप इन ए सिंगल सेशन, 5,24,000 शेयर जुड़े हैं। क्या गजब का ब्रेकआउट है इसमें, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? और अगर इसमें कोई कॉल ऐड करनी हो आउट ऑफ मनी, 590 पे ट्रेड कर रहा है तो 500 की एक कॉल भी लिखाइएगा प्लीज, स्क्रीन पे कितना चल रही है, कैसे अप्रोच करेंगे इतना स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप? राजेश बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो इसका सेटअप देखे तो अभी कहीं एक ब्लॉक डील होते हुए दिख रही, स्टॉक में देखे तो एक बड़े सौदे होते हुए दिखे, और जिसके चलते स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। और स्टॉक को देखे तो एग्जैक्टली इसने 200 डे मूविंग एवरेज के वहां पे एक बेस बनाया, और स्टॉक में जिस तरीके का आज स्विंग ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेकआउट किया है, मुझे लग रहा है बिल्कुल 500 की कॉल बाय करते हुए चलना चाहिए। 15.5 के आसपास अभी ट्रेड करी, और स्टॉक का सेटअप ये दर्शाता है कि 520 की तरफ अभी ये स्टॉक में मूव आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद आज एक स्विंग हाई टूटते हुए दिख रहे हैं डेली और वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है जो 15 रुपए में हम कॉल बाय करेंगे 500 की, उसमें जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो 23 से 25 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें इसका 11 रुपए का, तो बिल्कुल ट्रेड पॉजिटिव साइड का करें। और डायरेक्ट फ्यूचर भी बाय करना है तो मुझे लग रहा है 510 520 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने का, वो होगा 486 के आसपास। ठीक बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। सीमेंस और क्यूमेंस ये दोनों देखिए आज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। और सुबह सुबह आप देखिए सर्किट गुरु ने भी क्यूमेंस पर बात की थी। ये देखिए आपके निचले हिस्से में ये सारे के सारे कॉल्स चल रहे हैं जो आज आपको सीएनबीसी आवाज पर मिले हैं। यहां पर एक अच्छा मूव देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन आईटी के अलावा देखिए आज फार्मा में भी गजब मूव है। आप देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है ये पूरा का पूरा पॉकेट। और आज सुबह से देखिए आप पहला सौदा अगर आप देख रहे थे, मुनाफे की तैयारी देख रहे थे, तो हमने कई फार्मा शेयरों की बात करी। औरोबिंदो फार्मा दिखाइए डॉक्टर साहब, सिप्ला दिखाइए, ल्यूपिन दिखाइए। ये 5 में से 3 तो फार्मा शेयर हैं जो एफएनओ में सबसे आउट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक्स है। और नीचे जाएं तो फिर सन फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन भी मिलेंगे। ऐसा लग रहा है फार्मा ने पूरा कब्जा कर लिया है। एक फार्मा स्टॉक कविता जी जो आपको सबसे अच्छा लगता हो चार्ट्स देखकर, जिसमें मूवमेंट आपको लगता है कंटिन्यू रहेगा? हेमंत जी, फार्मा पर हम बुलिश हैं और हर करेक्शंस पर बाय करते हुए आ रहे हैं। और अभी जो काउंटर अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था और अभी भी इस टेरिटरी में है, दैट इज सिप्ला। सिप्ला काउंटर पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, और मूवमेंट भी बनता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली टारगेट मुझे 800 से 820 रुपए तक के दिखते हैं सिप्ला के काउंटर पे। वेयर इज वन कैन स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं 735 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और 800 एंड 820 तक के पोजिशनल टारगेट्स आते हुए दिखते हैं सिप्ला काउंटर। ओके, तो फार्मा में अच्छी स्ट्रेंथ। सुबह अगर आप देखें पूरा पहला सौदा जो था ना वो याद रखिए समर्पित था फार्मा के नाम। गजब की कॉल अगर आप देखें आई थी वहां पे, हमने बहुत सारे स्ट्रीट पकड़े थे। अच्छा, ये जो फार्मा का नाम जिक्र किया ना हेमंत ने यहाँ पे, एक बार जरा आप ओआई समरी लेके आइए और
टॉप ओआई गिनर्स दिखाइए फार्मा स्पेस के। देखिए आज सबसे स्ट्रॉन्ग, प्लीज राजेश आप उस पर ध्यान देकर एक बार अपने भी ट्रेड फाइंड करके रखिएगा। आज अगर आप सेक्टर परफॉर्मेंस देखें ओआई के हिसाब से तो फार्मा में आज सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस और ओआई एडिशन है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन है आज ग्लेनमार्क में, उसके बाद बायोकॉन में और तीसरे पायदान पे आता है डॉक्टर रेड्डीज। आप कैसे अप्रोच करेंगे? मिड सीरीज के मिड का ये ओआई एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे राजेश जी इस स्पेस में? देखिए वीरेन जी, ओआई एडिशन के हिसाब से और मैं आज प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं तो ग्लेनमार्क और मुझे टोरेंट फार्मा भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें देखें तो काफी बड़ा ओआई एडिशन आज के सेशन में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ग्लेनमार्क तो एक चॉइस रहेगी यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का इसका सेटअप है मुझे लगता है ग्लेनमार्क में ये करीब अब 500 के आसपास ट्रेड करा और पिछले 4-5 वीक से देखें तो 500 के पास से कहीं ना कहीं एक इसमें हर्डल बनते हुए दिख रहा। बट जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में ये 500 का लेवल क्रॉस करेगा और इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 525-530 तक के आते हुए दिखना चाहिए। तो ग्लेनमार्क भी यहां से एक बाय बनता है जो कि इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 490 के आसपास। और टोरेंट फार्मा का सेटअप देखें तो इसमें भी काफी अच्छा आज एडिशन देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक में एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो टोरेंट फार्मा काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा इसको पोजिशनल होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक में 2950 इवन 3000 तक के भी टारगेट अनफोल्ड होते हुए देखना चाहिए। 2820 के स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा बाय करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल रखेंगे तो 2950 3000 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। काफी अच्छा सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट पिछले दिनों में ऐड होते हुए दिखा है। बहुत सही कहा आपने। तो देखिए टोरेंट फार्मा, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। वीरू, जितने लोग हैं हम लोग जो टीवी पे इस समय बैठे हैं और जितने लोग हमें टीवी के उस पार देख रहे हैं, सबको वैक्सीन की जरूरत है। आप देखिए फार्मा शेयरों से खूब होप है। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब कहीं पता चल जाए मिल रही है तो सब लोग लगवाने पहुंच जाए लाइन लगाकर। अग्रवाल साहब, नहीं ये चीज की तो जरूरत है हमें, क्या पूरी दुनिया को जरूरत है। फार्मा से ही होप है। आपको किस स्टॉक से होप है बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों के कमाई हो नहीं हो, 6 महीने की लॉकडाउन हो, बट अगर दवाई निकल जाती है तो यकीन जानिए कोई भी आदमी कैसे भी करके उसको लेने की कोशिश करेगा। तो ये होप तो बिल्कुल बनी हुई है। खाली इसके लिए नहीं, और भी कोई बीमारी हो तो आपको तो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ती है। और फार्मा स्पेस में अगर कहा जाए तो जैसे अभी कविता जी ने कहा कि सिप्ला अच्छा लग रहा है, मुझे भी सिप्ला अच्छा लग रहा है, क्योंकि न केवल इंडिया में बल्कि उनके ओवरसीज के मार्केट हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने सिप्ला दे दिया है तो मैं एक दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा जो लुपिन का रहेगा। लुपिन में अगर आप देखो तो कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है और कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना जापानीज जेनरिक्स मार्केट, जापान का जो जेनरिक्स बिजनेस था उसे बेच दिया, उससे जहां दिक्कतें आ रही थी। अब इनका पूरा फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक पे है और डोमेस्टिक मार्केट पे, जहां की मुझे लगता है एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। और इस तिमाही के नतीजे भी देखें तो 107 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉफिट आई थी, जो ऑलमोस्ट फ्लैट थी। अब सबको पता है कि कोविड के कारण से दिक्कतें थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है। हमारा अंदाजा है कि अगर कोई 6 महीने साल भर के लिए लेता है तो यहाँ से मौजूदा स्तर से भी 20-1% की अपसाइड हो सकती है। बट शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 1050 के टारगेट के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बढ़िया है। तो देखिए आपको ल्यूपिन पसंद है, सिप्ला भी पसंद है, कविता जी को सिप्ला पसंद है, टोरेंट फार्मा राजेश पालविया जी को पसंद है। गावा सर, आपका फेवरेट बताइए, कोई दवा कंपनी जो आपको चार्ट्स पर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती हो? मुझे आज सिप्ला मैंने रेकमेंड किया। आपको भी सिप्ला का जो ओके। हाँ, सिप्ला का जो चार्ट है जी, वो करेक्शन का 3-4 हफ्ते का वो खत्म हो, 800 के हमने हाई देखे थे। जो आज का जो मूव है, इस हफ्ते का जो मूव है बहुत ही बढ़िया है। ये टर्न अराउंड मूव है, इसको दे देना चाहिए और वक्त। टारगेट मुझे 800 के करीब नजर आता है मैटर ऑफ टाइम। एक स्टॉप थोड़ा 720 लगाकर चले और 2-4-5-6 दिन खींच लें तो 800 जेब में। ठीक बात है। तो तब आपको भी सिप्ला अच्छा लगता है क्या? अच्छा कविता जी, वैसे पालविया जी आप तो इंदौर से हैं, कविता जी भी इंदौर से हैं, आप लोगों की भेंट है कि नहीं है? मैं करा दूं? नहीं, भेंट तो नहीं है, बट वो जिस कंपनी को अभी रिप्रेजेंट करी मैं उस कंपनी में पहले काम कर चुका हूँ। मुझे लगा ही अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा, क्योंकि मतलब आपने मुझे शुरुआत में बताया था कि आपने इंदौर से अपना करियर का शुरुआत की थी, है ना?
तो जी मुझे हाँ। लगा आपने जरूर मतलब वहां आपकी जान पहचान कहीं ना कहीं से निकल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस कंपनी में पहले था और करीब सन 2002-2004 के आसपास में इंदौर में जब मैं वहाँ उस कंपनी में काम कर चुका हूँ। कविता जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जरूर मैं मिलता रहता हूँ। नहीं सही है। तो अब अग्रवाल साहब, अब अगर हमें आपको कोलकाता से मुंबई से हमें इंदौर जाना है तो 2 लोग तो हैं इंदौर में कम से कम जो हमें और आपको खाऊ गली सर्राफा बाजार लेकर चले जाएंगे। अग्रवाल साहब ये अभी देखिए 1 से 2 हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सर, आपको लॉकडाउन के बाद हम सब मिलकर महाकाल का हाँ सर कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था कि लॉकडाउन अगर खुल जाता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है, तो हम सब मिलके महाकाल की यात्रा पे चलते हैं। इंदौर होते हुए जाना पड़ेगा। सर बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल यही करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। पालिया साहब आपका बेस्ट फार्मा शेयर बताइए प्लीज। देखिए मैंने टोरेंट फार्मा ऑलरेडी बताया और सिप्ला पे भी काफी अच्छा सेटअप है और सिप्ला का जिस तरीके का सेटअप है मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक 800 850 के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे दिखा सकता है क्योंकि काफी स्टेबल इसका चार्ट सेटअप है। और अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी में एक नैरो रेंज में इसमें कंसोलिडेशन हुआ और जिस तरीके से इसका डेली वीकली सेटअप है मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल से 730 के स्टॉप लॉस से इसको भी लॉन्ग किया जा सकता है। 800 रुपए तक के टारगेट सिप्ला में भी बहुत जल्द देखने को मिलना चाहिए। तो फार्मा अभी फ्लेवर ऑफ द मार्केट है। फार्मा और आईटी ये दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जिनकी इंडाइसेस भी अगर हम देखें और स्टॉक्स देखें तो ये अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल जहां भी वॉलेटाइल मार्केट होता है तो मार्केट जरूर इन सेक्टर में सेफ्टी ढूंढता है और इसमें जरूर बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखता है। ओके, इस पे कुछ कैश के स्टॉक्स लेते हैं। आज सुबह अगर आप देखें हेमंत ने जो थीम बनाई थी सेक्टर ऑफ द डे उसमें शुगर था और शुगर का जब आप नाम लेते हैं तो एथेनॉल को तो भूल ही नहीं सकते। प्राज इंडस्ट्रीज 7280 ये इसका बीते कुछ दिनों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। हरेश, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपका सुबह लॉन्ग था, आपने लिया है, ग्रिप में है, मैं 2 ट्रेड से बात करना चाहूंगा 2 सेक्टर्स के। एक तो पहले प्राज पे राय दीजिएगा। ये 7740 अमूमन जब ये 100 डेमा के क्लस्टर से निकलता है 200 डेमा को अप्रोच करने की कोशिश करता है। ये पिछले 3 महीने में इसने किया है। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा आपका प्राज में? 77 78 की ट्रैजेक्टरी में जा सकता है क्या ये? बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके का सेटअप है बिल्कुल ये दर्शाता है कि आज की बाइंग ये दिखा रही है कि ये 78 और 80 ये टारगेट की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक का एग्जैक्टली वो देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास वो लेवल है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इस अटेम्प्ट में 80 रुपीज के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। जिन्होंने भी लोअर साइड से पोजीशन ली है अब ट्रेल कर ले, स्टॉप लॉस को करीब 70 रुपए के आसपास रख लें। हो सकता है कि आज या कल तक 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 78-80 रुपीज तक मूव होते हुए दिखना चाहिए। चलिए चला इसलिए है क्योंकि खबरें ये आई हैं कि सरकार का फोकस इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर और ज्यादा होने वाला है। तो दिल्ली से ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके चलते ही अभी अभी दरअसल मूव कर रहा है। तो ये ही नहीं, प्राज के साथ साथ आप इंडिया ग्लाइकोल भी स्क्रीन पर रखेंगे तो वो भी आपको इसी तरह का मूव दिखाता रहेगा क्योंकि देखिए वो भी दरअसल यही काम करता है। एक मेरा फ्रीड था, एक पिंच हिटर था। डॉक्टर साहब एक बार स्टॉक 2020 की टीम दिखा दीजिए। तो मुझे लग रहा था चीनी के बाद फिर अगली थीम जो चलेगी वो दरअसल ये इथेनॉल वाली थीम चलेगी। और आप देखिए इंडिया ग्लाइकोल भी इस समय दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ 5.5% ऊपर। जी हाँ, इंडिया ग्लाइकोल अगर आप देखें 296.70 पे और डे हाई पर। आई मीन ये पूरी की पूरी थीम ने काम किया और आई थिंक जैसे कि हेमंत ने भी प्राज इंडस्ट्रीज के संदर्भ में टिप्पणी करी कि एथेनॉल के प्रोडक्शन पर सरकार का ध्यान रहेगा और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो प्राज इंडस्ट्रीज पर उसका इंपैक्ट है। आई थिंक इस पे एक टेक चेक ले लेता हूं। अभी टाइम क्या हुआ है? 1.5 मिनट बाकी है। एक बार राय दीजिएगा राजेश इस स्टॉक पे भी, इंडिया ग्लाइकोल्स पे भी। प्राज को अगर हमने टच कर लिया तो 73 अब डे हाई पर आ गया। याद रखिए प्राज। बिल्कुल, ये स्टॉक में भी जिस तरीके से बाइंग बनी है पिछले 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला और आज का जो मूव आया है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। एटलीस्ट इसमें जो रैली है मुझे लगता है जो प्रीवियस स्विंग हाई थे करीब 310 और उसके बाद फिर देखें तो 325 ये लेवल की तरफ स्टॉक मूव होते हुए दिखना चाहिए। 289 का स्टॉप लॉस रखे, इस स्टॉक को लॉन्ग किया जा सकता है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक रिवर्सल साइन एक्यूमुलेशन के बाद एक रिवर्सल
रिवर्सल देखने को मिला, जो कि इसको 310 315 के टारगेट के लिए मूव आते हुए दिखना चाहिए। सर आज संसद में बहुत काम की बातें हुई हैं और राजेश अग्रवाल साहब, उसमें से एक स्टेटमेंट एलटीसीजी पर भी आया है। तो देखिए ये संसद जब चल रहा होता है तो इथेनॉल की बातें होती हैं, एलटीसीजी की बातें होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सिफारिश दी है वित्त मंत्रालय में कि भाई आप एलटीसीजी हटा दें, और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी जरूरत ही नहीं है एलटीसीजी की। आपने भी हमेशा सीएनबीसी आवाज पर यही आकर कहा है कि इसको हटा दें तो शेयर बाजार में एक रैली आ जाए, रौनक आ जाए। अगर ये सिफारिश मान ली जाती है और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कर दिया जाता है तो ये बताइए आप पार्टी कहां देंगे? पार्टी तो अभी जूम पे ही करनी पड़ेगी साहब, क्योंकि मिलना तो संभव है नहीं। खुल जाने के बाद आप जहां बोलेंगे वहां दे या फिर वीरेंद्र अच्छा गुड़गांव साइड ले जाता है, मुझे 2 बार लेके गया वो, तो वहीं चलेंगे। नहीं सही है राजेश पालवे साहब, ये टॉपिक तो आपके भी दिल के काफी करीब रहा है। जब जब इसकी बात जनरली निकलती है बजट में, आज आउट ऑफ द बजट निकली है तो मैंने सोचा क्यों ना बात कर लूं। तो हेमंत जी बिल्कुल पार्टी मूड में तो पूरा मार्केट ही आ जाएगा, और जो एक पेंडिंग एजेंडा है हमारा 12,000 का वो भी पूरा होता हुआ दिखेगा। अगर ये न्यूज आ जाए तो बिल्कुल 12,000 का पेंडिंग एजेंडा भी बहुत जल्द पूरा होता हुआ दिखेगा। तो पूरा मार्केट ही पार्टी मूड में रहेगा, फिर तो हम सब मिलके भी पार्टी करेंगे, ट्रेडर इन्वेस्टर सभी लोग पार्टी करेंगे उस न्यूज के। सही कह रहे हैं सर, तो मजा आ जाएगा, ये हो जाए। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट चल रहा है, संसद चल रहा है, वहां पर इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इथेनॉल से जुड़े हुए, ये वाले जुड़े हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर बता दूं। लेकिन पालिया साहब 2:30 बज चुके हैं और आपका ट्रेड 2:30 बजे का कौन सा है, बताइए सर। हेमंत जी मेरा 2:30 बजे का जो ट्रेड है वो आईटी स्टॉक से रहेगा, और वो रहेगा विप्रो का सेटअप देखे तो जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक का हायर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा है, मुझे लगता है विप्रो को करंट लेवल से बिल्कुल बाय करना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है वीकली डेली सेटअप पे, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहां से काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। 325 तक के टारगेट मुझे लगता है विप्रो में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 303 के स्टॉप लॉस से विप्रो बाय करें, 325 तक के टारगेट मुझे लगता है विप्रो में देखने को मिलना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और ट्रेड इसमें एडिशनल यहाँ पे इनिशिएट करना चाहूंगा। आइए। तो बैंकिंग सेक्टर के हमने जिक्र किया, उसमें मुझे कोटक बैंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड पे एक मल्टीपल सपोर्ट जोन से जिस तरीके से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काफी अच्छा ट्रेड सेटअप है कोटक बैंक का। 1316 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको 1295 के स्टॉप लॉस से बाय कर लें। मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें 1360 1370 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो कोटक बैंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड और रिवर्सल के हिसाब से जो सेटअप बना है, मुझे लगता है कि एक मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस ले रहा है स्टॉक। तो 1360 1370 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग में सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। सही बात है। और देखिए जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो गावा साहब ने कहा था कि उनको बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप देख लीजिए, मैं कह रहा था एक्सपीरियंस कुछ चीज होती है। गावा साहब मजा आ गया, तब से अब तक बैंक निफ्टी में क्या बड़ा मूव आया है, करीब करीब 100 पॉइंट का। एक प्राइवेट बैंक या कोई बैंक आपके जो रडार पर हो वो बताइए। कविता जी आप भी ढूंढ कर रखिए, क्योंकि बैंकों में बहुत ही रैली जबरदस्त नजर आ रही है। गावा साहब बताइए आपको कौन सा बैंक पसंद है इस समय? आईसीआईसीआई बैंक। ये सुबह से मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं, और पहले आधे घंटे में भी अच्छा मूव दिया था, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन होने के बाद लास्ट 1 आवर में अच्छा हुआ है। इसका मतलब कल तक ऊपर जरूर जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। और कविता जी आपको कौन सा एक बैंक पसंद है इस समय? इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम्स भी आए हैं और स्टॉक बेसिकली ब्रेकआउट देने के बाद वापस करेक्शन पर दिखा है हमें। सो स्टॉक लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, और यहाँ से हम 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में इवन थोड़ा सा और पोजीशन रखे तो 900 तक के टारगेट्स देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में। देखिए एक्सिस बैंक वीरू, देखिए सारे बैंकों में रन अवे रैली देखने को मिल रही है। ये 22,000 का इतना मजबूत सपोर्ट था, वहां से देखिए ये घूमा तो अब करीब करीब आप कह सकते हैं 350 पॉइंट की तेजी तो हो चुकी है, और एक्सिस बैंक भी भागता हुआ इस समय। जी हाँ, 22,000 का मजबूत जोर था हेमंत, वो टूटा नहीं और नहीं टूटा। काफी बड़ी बड़ी वाइल्ड लोअर शेडोज वहां बन रही थी। अच्छा कविता, आपने इंडसइंड बैंक का जिक्र किया, उसमें मैं एक थॉट और जोड़ना चाहूंगा। अगर आप सबसे प्रॉमिसिंग और क्लीन चार्ट क्लीन चार्ट देखें तो वो इंडसइंड बैंक का ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा प्रेशर एवरेज ऊपर नहीं है। राजेश पालवे जी, इसकी अगर कोई कॉल पकड़नी हो इंडसइंड बैंक की तो वो कौन सी पकड़े? हल्की सी हाई स्ट्राइक आप सीरीज के मिड में है, अभी भी ऑप्शंस बहुत, अगर आप देखें
जल्दी अपनी टाइम वैल्यू नहीं खोएंगे, कोई कॉल पकड़ सकते हैं क्या इंडसइंड बैंक की? बिल्कुल वीरेन जी, इसका सेटअप काफी अच्छा है और अगर जिस तरीके से ये स्टॉक में देखें तो कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली और आज भी थ्रू आउट द डे अच्छी बाइंग है। मुझे लग रहा है 640 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करें, 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इंडसइंड बैंक में अभी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और अगर इसका डेली सेटअप देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट दर्शाता है 650 की तरफ मूव करेगा। ये कॉल के टारगेट मुझे लगता है 32-35 तक के आते हुए दिखना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रख ले 16 रुपए का, 640 की कॉल ऑप्शन जो कि 20 रुपए के आसपास है, 16 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें 32-35 के टारगेट के लिए। शानदार देखिए और जब भी एलटीसीजी से जुड़ी हुई बात होती है वीरू, तब आप देखते हैं बैंक्स में रौनक देखने को मिलती है। आज देखिए एक राय तो ये बन रही है बाजार में कि एलटीसीजी की क्या जरूरत है, अगर इससे पैसा तो देखिए आ नहीं रहा है। आज तो एडवांस टैक्स के नंबर्स भी बहुत ढीले आने वाले हैं सरकार के पास, जिसमें से आ ही नहीं रहा है कुछ पैसा। अब उसको अगर हटा देंगे तो सेंटीमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा ना कि सरकार को जो अपने डिसइन्वेस्टमेंट करने हैं वो सरकार आराम से कर लेगी। अभी सरकार को बहुत सारे पेपर शेयर बाजार में देने हैं, देखिए वो आराम से हो सकते हैं। और जो हम लोगों का पुराना बचा हुआ 12,000 का अनफिनिश्ड एजेंडा जो राजेश पालिया जी याद दिला रहे हैं वो भी आराम से हो सकता है। मंदी करने वाले बैकफुट पर चले जाएंगे अगर ये बयान दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से आ जाए। तो अभी संसद में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ये खबरें आ रही हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी कैसा भाग रहा है। अगर ये ऑफिशियली हो जाए तो आप सोचिए कितनी बल्ले बल्ले हो, सब लोग पार्टी करेंगे जूम पर फिर। सही बात है, जूम पे पार्टी करना अच्छा, किसी का खर्चा भी नहीं होगा और अपने घर का खाना भी नहीं। ब्रॉडबैंड का खर्चा होता है वीरू, ऐसा अच्छा, अजय जी ने लॉजिक दिया और हेमंत ने पकड़ लिया। ब्रॉडबैंड का खर्चा होता है वीरू। हेमंत, अब वो ब्रॉडबैंड का जो खर्चा है ना, अब वो हमारी लाइफस्टाइल में आ गया है। हेमंत, वो हमारी लाइफस्टाइल में आ गया। आप यकीन मानिए एक जमाने में हम लोग 2 GB डेटा पूरे महीने में खर्च करते थे, आज की तारीख में हम लोग 400-500 GB डेटा खर्च कर रहे हैं। तो वो तो लाइफस्टाइल में आ गया। राजेश, एक ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा, इस सेक्टर का एक स्टॉक रोज आके डोमिनेट करता है बाजार को। कल एसआरएफ ने डोमिनेट किया था, आज यूपीएल। आप यूपीएल का ओआई एडिशन देखिए और यूपीएल केमिकल स्पेस में आज इतना वाइब्रेंट है, ये इस दौर का इसका नया हाई है, यानी पोस्ट मार्च जो पुल बैक था। राजेश, इतना स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, मैं इसके ओआई समरी को देख रहा था और इसमें 520, 510 सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग और 540 की कॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इसकी 540 की कॉल लेके आइए, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में स्टॉक है। राजेश, अब इसका अगला टारगेट क्या होगा और इस ऑप्शन को अगर अप्रोच करना है यूपीएल की 540 की कॉल, तो कैसे अप्रोच करें, टारगेट और स्टॉप लॉसेस? जी बिल्कुल वीरेन जी, काफी स्टेबल सेटअप है और स्टॉक में जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन देखने को मिली, प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया है इसने। डेली चार्ट पे देखे तो एक ब्रेकआउट हुआ है, एक छोटी टाइम फ्रेम में देखे तो एक राउंडिंग बॉटम बना है और उसका ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। तो 540 की कॉल जो कि करीब 12-12.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करी, बिल्कुल ये बाय करके चलना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 545 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल के टारगेट जो आना चाहिए करीब 18 से 20 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रख ले 9 रुपए के आसपास, तो 540 की कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके इस यूपीएल में तेजी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। आते हैं तो देखिए यूपीएल भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन मेरी नजरें बैंक से ही नहीं हट रही हैं। आप देखिए अब इवन एसबीआई जो है वीरू, आप देखिए ये भी लाल निशान से फाइनली हरे निशान में आता हुआ और 200 रुपए वो लड्डू वाले लेवल देखिए उसको छूने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है। बजाज फाइनेंस देखिए ये भी स्ट्रांग है, क्या मूव आया है मार्केट में सेकेंड हाफ में, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोई और स्टॉक जो गाबा जी आपने चुना हो, अगर आपके रडार पर आया हो तो बताइएगा। थोड़ी देर में कविता जी का ट्रेड आएगा 2:45 का, यतिन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यतिन से हम लोग चर्चा करेंगे हेक्सावेयर की। हेक्सावेयर का एक बार चार्ट भी दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। 475 के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते की डीलिस्टिंग हो सकती है इसकी, तो देखिए एज ऑफ नाउ यही समझ में आ रहा है कि 475 के आसपास ये डीलिस्ट होगा। ये इस समय जो डेटा बना है, जो रिवर्स बुक बनी है, उससे समझ में यही बात निकल कर आ रही है। लेकिन कोई और ट्रेड गावा साहब जो आपके रडार पर आया हो इस दौरान बताइए प्लीज। जी हाँ बिल्कुल, अशोक लेलैंड ओके, यहां से ले लेना चाहिए आज। मुझे लगता है ये 80 का टारगेट है, वहां तक जरूर चला जाएगा। उसके बाद 85 भी नजर आता है मुझे। अशोक लेलैंड स्टॉक होना चाहिए 74 का या फिर 75 का, ले लेना चाहिए अशोक लेलैंड, बहुत अच्छा मोमेंटम है।
बढ़िया स्टॉक है भी और आप देखिए इसने लॉकडाउन में किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है और ये स्टॉक पिछले कई दिनों से देखिए अब एक ऊपर के मूव दिखाया। डॉक्टर साहब 6 महीने का चार्ट दिखाइए प्लीज अशोक लेलैंड का। कमर्शियल व्हीकल्स देखिए अब तक चला नहीं है और बाजार अब यही सोच रहा है कि कौन से स्टॉक में वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है। तो अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया पिक है। थोड़ी देर में भसीन साहब जुड़ेंगे, मुझे याद है उनका भी ये खूब फेवरेट शेयर है। लेकिन ऑटो शेयरों की बात करें अग्रवाल साहब तो आपको क्या पसंद आता है बताइए, और अशोक लेलैंड पर भी राय दीजिए प्लीज। देखिए ऑटो ऐसे पैक की बात की जाए तो अगर 4 व्हीलर में चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि मारुति वुड बी द बेस्ट प्ले। नंबर 1 कंपनी है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अगर आप देखो तो एंट्री लेवल कार में 65% के आसपास की पहुंच इनकी बनी हुई है। जो नए लॉन्चेज नेक्सा अंदर हुए हैं वो भी बाजार के द्वारा बढ़िया से लिए गए हैं। जो मारुति जो सुजुकी कंपनी है उनकी तरफ से भी इनको आउटपुट बढ़ाने की बात चल रही है और सारी बातें इनके फेवर में जा रही है। मुझे लगता है 4 व्हीलर में मारुति और 2 व्हीलर की अब बात की जाए तो जिस तरीके से रूरल डिमांड निकल कर आई है और जो नए लॉन्चेस वगैरह किए गए उसमें बजाज ऑटो बहुत सही पड़ता है। तो इन 2 स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। तीसरा अगर एक स्टॉक देखना हो जो स्मॉल कैप मिड कैप की कैटेगरी में आता है जहां बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है तो वो फोर्स मोटर का रहेगा। जहां की अगर एम्बुलेंस सेगमेंट देखा जाए या टेम्पो ट्रैवलर्स में वो सबसे बड़ी कंपनी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट बहुत कम है। मुझे लगता है ये 3 कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती है। ओके तो फोर्स मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो 3 स्टॉक्स का अगर आप देखें उल्लेख किया यहाँ पे राजेश ने। लेकिन इस बीच आई थिंक हमें थोड़ा फोकस फिर से बैंक निफ्टी पे ही करना चाहिए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। राजेश, इंडसइंड बैंक पे जो हमने कॉल ली थी वो क्या मूव दे रही है? अभी कोई थॉट अगर 5-7 मिनटों में आपके पास आया हो, निफ्टी बैंक की कोई कॉल, कोटक की कोई कॉल या फिर HDFC बैंक पर आपका टेक, एक हल्का सा जोड़ दीजिए यहाँ पर प्लीज। बिल्कुल वीरेन जी, मुझे लगता है बैंक निफ्टी की 22,600 की कॉल ऑप्शन जो कि 17 सितंबर एक्सपायरी वाला है वो बाय करना चाहिए। 210 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से बाउंस आया अक्रॉस द सेक्टर, जिस तरीके से बाउंस आया, मुझे लग रहा है कि ये 22,600 का कॉल ऑप्शन जो कि 210 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है इसको बाय करे। 180 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है कि इसमें जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए 250-265 तक के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे बोलूंगा HDFC बैंक भी काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि लोअर साइड से जो रिकवरी हुई है इसमें भी कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड करें। 1100 का कॉल ऑप्शन ले 14 रुपए में, 9 रुपए स्टॉप लॉस रख ले। और मुझे लग रहा है जिस तरीके का रिवर्सल दिखा है HDFC बैंक में भी लोअर साइड से, ये इसमें टारगेट 22 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। तो पूरा सेक्टर में एक मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से दोनों कॉल ऑप्शन लेंगे तो रिस्क भी कम रहेगी और ट्रेड में कॉन्ट्रा प्ले भी हो जाएगा और अपसाइड का मोमेंटम भी हम इसको कैप्चर कर पाएंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी देखिए, मत भूलिए ये वो स्टॉक है जो अब फिर इसने मूव दिखाना शुरू कर दिया है। लोज से क्या रिकवर हुआ है देखिए ये शेयर आज के सत्र में। और हाइस तो देखिए इसने कल एक नए ऑल टाइम हाइस लगाए थे और देखिए सेकंड हाफ जो है वो रिलायंस ने अपने नाम कर रखा है। कविता जी बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके टारगेट्स क्या हैं इस स्टॉक पर? हेमंत जी, रिलायंस इंडस्ट्री को हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं और पोजिशनल टारगेट मुझे 2500 प्लस 2700 तक रिलायंस पर दिखते हैं और वेयरएस आज ये ब्रेकआउट देने की तरफ भी है। सो 2700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए रिलायंस को ऐड किया जा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक ये भी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। देखिए दोनों ही मूव कर रहे हैं, यानी बैंक्स, रिलायंस, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। आप देखिए आईटी, अब बचा क्या? अब तो मैं देख रहा हूं कौन कौन से सेक्टर हैं जो लाल निशान में आपको नजर आ रहे हैं, तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। तो आप देखिए हर तरफ तेजी देखने को मिल रही है बाजार में और डाउ फ्यूचर्स ये देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर मामूली से देखिए लाल निशान में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हैवी वेट्स हैं वो सब ऊपर है। फार्मा इंडेक्स 2% ऊपर, 1.25% ऊपर बैंक निफ्टी। रिलायंस दिन के हाईज को अब निकालने की कोशिश कर रहा है, तो सेटअप तो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। और डाउ फ्यूचर्स जब हमने वीरू कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब 70-80 अंक ऊपर था और इस समय हो चुका है 155 अंक ऊपर। तो धीरे धीरे करके जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के बाजारों में एक और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अमेरिका में चर्चा हो रही है दवा की, राजेश अग्रवाल साहब, और दूसरी चर्चा हो रही है कि फेड की जो बैठक शुरू होगी
कल से उसमें क्या निकल कर आएगा। तो आज से हमारे लिहाज से शुरू होगी, लेकिन कल देर शाम उसका आउटकम आएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट्री कैसी रह सकती है? देखिए, जीरो इंटरेस्ट रहेगा ये तो मानी हुई बात चल रही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई नया कुछ निकल कर आने वाला है। सही बात कहा आपने कि कमेंट्री पे एक तो नजर रहेगी, दूसरे जो स्टिमुलस, सेकंड स्टिमुलस आने की बात इतने दिनों से चल रही है और नवंबर में उनका इलेक्शन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस विषय में भी कुछ ना कुछ कमेंट्री आएगी और थोड़ी सी भी पॉजिटिव आती है तो न केवल यूएस के मार्केट बल्कि दुनिया के भर के मार्केट में हलचल देखी जा सकती है। इस वजह से मैं समझता हूं कि ये जो राजेश पालवे जी अभी 12,000 की बात कर रहे थे, हो सकता है कि वहीं से कोई इंडिकेशन निकल के आ रहे हो। चलिए, ट्रेडेड 245 पे पहले फोकस करते हैं और कविता का ट्रेड है ट्रेडेड 245। उसकी थीम क्या होगी, टारगेट, स्टॉप लॉस, आइए समझते कविता से। कविता, आपका ट्रेड एट 245 बताइए क्या होगा। यस वीरेंद्र जी, जो ट्रेड सामने आ रहा है, आज सुबह से एक अच्छी खासी रैली हम देख रहे हैं मदरसन सुमी स्टॉक में। स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, स्टिल मोमेंटम बना हुआ है। इवन अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी देखें तो काफी अभी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आई बिलीव स्टॉक में स्टिल पोटेंशियल है और इसे बीटीएसटी की तरह आप इसे ले सकते हैं और 127, 128 तक के टारगेट्स मदरसन सुमी के काउंटर पे दिखेंगे। इवन पोजिशनली भी काउंटर काफी अच्छा लग रहा है, चैनल के सपोर्ट पर दिख रहा है, सो पोजिशनली भी स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हैं और स्टॉक में 140 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन हो सकता है 112 के आसपास। बढ़िया ट्रेड है। आप देखिए, ग्लोबल ऑटो एंसिलरी का प्ले है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हम देख रहे हैं बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। इवन कल भी हमने देखा था यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिलती है और आज सेकंड डे इन अ रो ये शेयर आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आज दिन के हाईस पर ये शेयर इस समय खड़ा हुआ है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मदरसन सुमी ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ट्रेड एट 245 कविता जी का। इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ऑटो की बात कर रहे थे, अग्रवाल साहब, ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी खूब गर्मी है। कल इस सेक्टर को मैंने सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा दिया था और क्या भागे, अपोलो टायर हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो, मदरसन सुमी हो और आज भी यहां पर मूव बन रहा है। आपका फेवरेट स्टॉक और इस स्टॉक के ऊपर भी आपकी टिप्पणी चाहिए सर। मदरसन सुमी कैसा लगता है आपको? देखिए, बहुत शानदार कंपनी है और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके बिजनेस फैले हुए हैं। जो दिक्कतें 6 महीने से कोविड के कारण से ऑटो में नंबर्स खराब आए, उस कारण से ऑटो एंसिलरीज में भी दिक्कतें देखी गई और नंबर्स की इस वक्त उन फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की डिस्कस करना कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि सबके ही खराब आए हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन खोल रहे हैं और पर्सनल व्हीकल्स की डिमांड सारे जहान में बढ़ने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें ऑटो में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आएगा, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो एंसिलरीज में भी मूवमेंट होगी। एक स्टॉक अगर स्पेस में चुनना हो तो मैं समझता हूँ इगार्शी मोटर अपने हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। मोटर्स बनाता है जो कि न केवल भारतीय कंपनी को बल्कि विदेशों में भी कई कंपनियों को इनका करार किया हुआ है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी बाय कॉल है। ओके, चलिए अब यतिन से बात करते हैं और डीलिंग रूम चेक और कुछ देर में हम उनसे आखिरी में हेक्सावेयर की अगर आप देखें एग्जैक्टली अपडेट भी लेंगे, लेकिन पहले तरह स्टॉक से फोकस कर लेते हैं वो जहां पर डीलर्स की नजर है। यतिन, लार्ज कैप पे स्पेशली कहां पर डीलर्स काफी बुलिश हैं, जहां पर वो बाइंग की अगर आप देखें विकल्प तलाश रहे हैं? देखिए वीरेंद्र, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज जो बैंक निफ्टी में रैली आई है इसको कवर किया है और जिस हिसाब से मोमेंटम बैंकिंग में बन रहा है, पिछले 4 महीनों से हमने देखा है कि लगातार बैंक निफ्टी ओवरऑल बेसिस पे इफ यू लुक एट वाईटीडी डेटा तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कैचअप हो रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज पे ही और बैंकिंग पे ही फोकस है आज डीलिंग रूम का। सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइज, यहां जो है डीलर्स बीटीएसटी की रणनीति जो है अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। बड़े दिनों बाद हमने देखा है कि यहाँ थोड़ा बहुत प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने को मिला है। लगभग 1550 के लेवल से ये करेक्ट होते हुए 1350 के आसपास आके रुका हुआ है। लगभग 10% का
के ऊपर का करेक्शन यहां हमने देखा है, तो बाउंस बैक जाहिर है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से शेयर शॉर्ट कवरिंग के चलते 40 से 50 रुपए की अपसाइड दे सकता है। तो पिरामिड एंटरप्राइजेस पे एक बाय रिकमेंडेशन आ रही है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा बंधन बैंक, और ये अक्सर जो है डीलिंग रूम्स इस पे मोमेंटम प्ले करते हैं। काफी दिग्गज जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उनकी खरीदारी यहाँ चल रही है, ऐसा उनका कहना है। और डीलिंग रूम्स ये भी कहते हैं कि यहाँ से जो रैली आएगी वो बैंक निफ्टी में ज्यादा आएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ बंधन बैंक उनका एक टॉप पिक है बैंकिंग सेक्टर में। ओपन इंटरेस्ट सितंबर सीरीज का लगभग 5% बढ़ा है आज के सत्र में, और 8 लाख नए शेयर जो है लॉन्ग साइड पे ऐड हुए बंधन बैंक में। ठीक बात है, तो बैंकों में ही एक्शन है। और देखिए ये हमारे गाबा साहब ने देखिए आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक खरीदिए, कविता जी आपको कह रही थी इंडसइंड बैंक खरीदिए, पालिया साहब आपको कह रहे थे कोटक बैंक ले लीजिए, राजेश अग्रवाल साहब ने कहा आपको कि बैंक्स में बहुत दम इस समय नजर आ रहा है। तो सारे एक्सपर्ट्स देखिए एक ही सुर में आपको कह रहे हैं बैंक्स पर नजर रखिए। पीएल पिरामिड एंटरप्राइजेस बंधन पर आप कह रहे हैं कि डीलिंग रूम में चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है ये जानने में कि ये हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग का डेटा इस समय कैसा बना है, ये बताइए। आप पिछले हफ्ते कह रहे थे 475 रुपए के भाव के आसपास डीलिस्टिंग होगी, 90% के आसपास शेयर आ गए क्या वहां पे? तो हेमंत देखिए जो 2:30 बजे का डेटा है, वो 2:30 बजे का डेटा ये बता रहा है कि लगभग 11.5 करोड़ शेयर्स की जो ऑफर है उसपे से 8.5 करोड़ शेयर्स जो है डीलिस्टिंग ऑफर में टेंडर हो चुके हैं, और लगभग उसमें से 90% शेयर्स जो है कंफर्म्ड तरीके से इसको जो है फिक्स्ड प्राइस पे रिवर्स बुक बिल्डिंग में कंफर्म ऑर्डर्स जो है डाले गए हैं। और जो ज्यादा करके म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो टेंडरिंग है वो 475 रुपए पे हुई है। और हेमंत अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने ये चर्चा की थी कि हेक्सावेयर खरीद लेना चाहिए, तभी 415 417 का भाव था, और आज लगभग वो 445 का भाव है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 475 रुपए पे डीलिस्टिंग के प्राइस की डिस्कवरी हो जाएगी आज के सत्र में। आज आखिरी दिन है टेंडर करने का, और शायद मार्केट में ये फीलर है और ये गट फील है कि जो बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी है जो इसका प्रमोटर है वो एक्सेप्ट भी शायद कर लेगा 475 रुपए में ऑफर। तो मार्केट की पूरी निगाहें जो है 3-4 दिन बाद बेरिंग्स के डिसीजन पे रहेंगी, या वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन 475 रुपए का जो प्राइस है, गिवन द फैक्ट दैट आईटी शेयर्स में हमने बहुत बेहतरीन तेजी देखी है और हेक्सावेयर उन चुनिंदा शेयरों में से है जहां वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, जो 475 रुपए पे मेरे को लगता है ये बोट जो है सेल होनी चाहिए। और जैसे कि आपने बोला था 90% जो है मिनिमम शेयर्स चाहिए रिवर्स बुक बिल्डिंग में पास होने के लिए रेगुलेशंस के हिसाब से, लेकिन लगभग 80-82% तो ऑलरेडी ऑर्डर्स जो है सिस्टम में आ चुके हैं। तो देखिए 90% जरूरी होते हैं शेयर टेंडर हो जाना, और यतिन आपको पिछले हफ्ते से ही कह रहे हैं 475 पर आपको भी अपना टेंडर करना चाहिए। और देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। अब इसमें एफपीआई इतने सारे हैं, अगर ये सब लोग एक होके मन बना लें, म्यूचुअल फंड्स करीब 12 थे मुझे याद है, करीब 12% उनके पास हिस्सेदारी है, एफपीआई के पास 14% हिस्सेदारी है, ये सब लोग अगर मन बना लें, एचएनआई के पास करीब 0.5% हिस्सेदारी है, तो फिर देखिए ये एक ही भाव पर टेंडर करेंगे। और यतिन आपको पिछले हफ्ते से बता रहे थे कि ये अब डीलिस्ट होने के लिए ऊपर का प्रीमियम इनको हेक्सावेयर के प्रमोटर्स को देना पड़ेगा। अब तो बेरिंग पी ये इनके प्रमोटर्स हैं, और ये अब देखते हैं डीलिस्टिंग का ऑफर एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन ये वो स्टॉक है देखिए जो भागा है, बहुत बढ़िया शानदार कॉल था, तब डीलिस्टिंग की कोई बात नहीं कर रहा था, और उस समय ये आंकना कि 475 का भाव आएगा, तो यतिन वो बहुत बढ़िया और बोल्ड कॉल माना जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऑफर को बढ़ते हुए? और इसके बाद एक बात, तो अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है 285 का इंडिकेटिव क्योंकि प्राइस था, राजेश अग्रवाल साहब बताइए फिर वेदांता को भी ऊपर के भाव पर लेना होगा अब शेयर, और वेदांता के शेयर धारक क्या करें? क्योंकि चलिए ये तो अब डीलिस्टिंग होके लोगों ने टेंडर वगैरह कर दिया, सबकी नजरें फिर रहेगी वेदांता के ऊपर, उस पर क्या राय है आपकी? और अभी भी मौका है जिन्होंने डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है हेक्सावेयर में, क्या करना चाहिए? देखिए वेदांता भी भाग रहा है। देखिए एक तो पहले मैं बधाई देना चाहूँगा यतीन जी को क्योंकि शुक्रवार को आखिरी सौदा में ही इन्होंने कहा था कि 475 के आसपास की डिलिस्टिंग होगी और लगभग वही भाव आ रहे हैं।
इस स्टॉक में जहां तक मेरी पर्सनल राय है कि सही कहें कि 475 के आसपास की डिलिस्टिंग हो रही है और अभी 450 रुपये स्क्रीन पे है। अगर 465 तक भी स्क्रीन पे आ जाता है किसी कारण से, तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया है वो स्क्रीन पे बेच लें, अदरवाइज वो 475 में ऑफर कर दें। ये तो रही हेक्सावेयर की बात। अब जहाँ तक वेदांता का सवाल है, जो 2 फिगर की बुक वैल्यू उन्होंने निकाली है वो तो वाकई में किसी को भी पसंद नहीं आई और वो एक तरीका से लोगों ने इग्नोर कर दिया है। डिलिस्टिंग ये 150 रुपये के आसपास होती हुई नजर आ रही है। कंपनी बहुत शानदार है, न केवल आप अगर देखो तो नेचुरल रिसोर्सेस में अगर देखें तो पूरा बंच है उनके पास, जिंक हो, स्टील हो, कॉपर हो, इवन क्रूड ऑयल। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल अभी एंट्री करनी चाहिए और जिस तरीके के हेक्सावेयर को रिस्पॉन्स आया है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ पर भी एक अपसाइड देखा जा सकता है। तो 150 रुपये की डिलिस्टिंग प्राइस एक संभावनाएं हैं इसमें। ध्यान रखिए 140 की बात तो देखिए तब भी हम लोग कर रहे थे जिस दिन पहले दिन इसका अनाउंसमेंट आया था और यही कह रहे थे कि इसको भी मत बेचिएगा, डिलिस्टिंग ऊपर के भाव पर ही, प्रमोटर्स चाहे आपको बुक वैल्यू नीचे की बताएं, लेकिन बाजार सुप्रीम है, बाजार तय करता है किस भाव पर उसको शेयर देने हैं। और देखिए ये शेयर भी वेदांता का क्या भागा है। कविता जी इसका चार्ट देखकर बताइए, आपको भी लगता है चार्ट्स पर 140 150 हासिल हो सकता है क्या? यस हेमंत जी, चार्ट पर हमने 364 से स्टॉक को 60 रुपीज तक जाते हुए देखा और अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है वेदांता का स्टॉक, दैट इज 132, जो कि 23% रिट्रेसमेंट है इसके लास्ट फॉल जो फॉलिंग मूव हमने देखा है। 160 से क्रॉस करता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है 176 का लेवल अटैक करने के लिए। दैट इज वन ऑफ द गोल्डन रेशियो, जो कि 38% रिट्रेसमेंट है लास्ट फॉल का। 176 के लेवल्स इस पर दिख सकते हैं और कंसोलिडेशन दिख रहा है। वेयर स्टॉप लॉस अगर कोई नई पोजीशंस यहाँ पर बनाते हैं तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लेकर जा सकते हैं। चलिए, तो इस वक्त वेदांता पे सबकी नजर है और काफी स्ट्रॉन्ग मूव। हेक्सावेयर आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, सब्सटेंशियल मूव राजेश ने 2 राय दी यहाँ पर। 465 के प्राइस पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं और वेदांता पे वो काफी बुलिश है। वो मानते हैं कि डीलिस्टिंग करीब करीब 150 की ट्रैजेक्टरी में होगी। इस बीच इंडसइंड बैंक का वो ट्रेड क्या मैच्योर हुआ है इस वक्त आप देखिए, चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे वो फ्यूचर्स में हो, करीब 628.70। राजेश, अब आपके जहन में कुछ और आ रहा है क्या? आई मीन बैंक्स में ही डीसीबी को लेकर आइए डी हाई की ट्रैजेक्टरी में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डी हाई की ट्रैजेक्टरी में, कोई और ऑप्शन और कोई कॉल? इंडसइंड बैंक आप देखिए करीब करीब 19 रुपए ऊपर है, 3% ऊपर। तो वीरेन जी, मैं इसी सेक्टर से बजाज फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस को भी यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस में लोअर साइड से आज अच्छी बाइंग देखने को मिली है और स्टॉक में देखे तो काफी स्टेबल सेटअप था। पिछले 5-6 दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था स्टॉक में और आज ओपनिंग के बाद से काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। डेटा देखूं तो मैं कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिख रही है। तो अगर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना यहाँ से तो 3600 का कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड किया जा सकता है, 72 रुपीज में मिल रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन का अगर समय दे तो ये जो टारगेट 72 रुपीज में भी ट्रेड कर रहा है 3600 का कॉल, इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 110 120 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। बजाज फाइनेंस डायरेक्ट यहां से बाय करते तो इसका स्टॉप लॉस रखे 3485 का और टारगेट मुझे लग रहा है कि इसमें इमीडिएट 3600 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट, और अगर 3600 का लेवल क्रॉस करता है तो 3650 3680 तक भी ये मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस का कॉल ऑप्शन बाय करे 3600 का, 70 रुपीज में स्टॉप लॉस रखे 55 रुपए का और टारगेट होंगे 110 120 के। फ्यूचर बाय करते तो 3485 स्टॉप लॉस और 3600 के टारगेट। तो बजाज फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ से बाय करने के लिए। मजा आ गया सर। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी दोनों इंट्राडे चार्ट रखिए। फाइनेंस के साथ साथ फिनसर्व में भी रैली, कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोनों देखिए ट्विंस हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। बजाज फाइनेंस आपको दिन के हाईस पर लग रहा है और फिनसर्व भी देखिए निचले स्तरों से रिकवर करता हुआ आपको दिखेगा। तो दोनों में एक्शन, लेकिन इस समय जो ट्रेड है वो बजाज फाइनेंस में। ये देखिए ये भी थोड़ी देर में ऐसे ही चलता रहा तो इसी स्पीड से इसी गति से तो हरे निशान में फिनसर्व भी आ जाएगा। लेकिन बहुत ही शानदार ट्रेड बजाज फाइनेंस का इस समय नजर आ रहा है। वेदांता देख लीजिए दिन के हाईस पर अब निकल रहा
रहा है। एक बार वापस दिखाइए हेक्सावेयर में बात करते करते मूव आ रहा है। और आपको मालूम है ना, एक बार याद दिला दूं, अग्रवाल साहब कह रहे हैं अगर वहां से 5 रुपए नीचे यहां पर मिलता है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन में ही आज आप दे दीजिएगा। अब 475 रुपए की डीलिस्टिंग होगी, ये समझ में आ रहा है, डेटा ये बता रहा है। यतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यतिन के पास अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यतिन, डीलिंग रूम्स में कैश मार्केट के स्टॉक में कहां चर्चा हो रही है, ये बताइए, क्या तेजी बनी है कैश मार्केट के स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों में? बिल्कुल हेमंत, और मिड कैप स्मॉल कैप चाहे वो सेबी का सर्कुलर अमल में आए ना आए, लेकिन रैली तो जरूर हमको देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा ही मोमेंटम है। दीपक फर्टिलाइजर हेमंत, वहां ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आज से जो है आखिरी बार ट्रेड कर रहा है कम राइट बेसिस पे। कल ये एक्स राइट्स हो जाएगा। और अगर आप देखें तो राइट्स इशू जो है 133 रुपए पे फिक्स हुआ है दीपक फर्टिलाइजर का, और 3 शेयर्स आपको राइट्स इशू के मिलेंगे हर 20 शेयर पे, यानी लगभग 30 शेयर अगर आपको राइट्स इशू के चाहिए तो आपको 200 शेयर खरीदने होंगे। और 133 पे बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे दीपक फर्टिलाइजर का ये राइट्स इशू ये होने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से वैल्यूएशन आज की तारीख में है फर्टिलाइजर कंपनीज के, और मुझे याद है आपकी T20 टीम में भी काफी सारे फर्टिलाइजर शेयरों की आप चर्चा आते जाते करते हैं, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर पे ध्यान होना चाहिए। 10 से 15% की डीलिंग रूम्स को लगता है कि ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है, और राइट्स इशू का भी फायदा यहाँ शेयर होल्डर्स को दिखाई देगा। तो दीपक फर्टिलाइजर ये एक बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम से, कम राइट बेसिस पे आज आखिरी दिन है ट्रेड होने का। ध्यान रखिए, राइट्स के लिए आप इंटाइटल तभी होंगे अगर आज आप इस स्टॉक को लेकर रखेंगे, ये आपको यतिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट्स इशू चाहिए तो ये शेयर लीजिए, और कोई भी सेल हो, डिस्काउंट हो, तो देखिए वो भारतीयों को खूब पसंद आता है। और दीपक फर्टिलाइजर क्या शानदार शेयर है। अच्छा, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे यतिन ना, जब हमारे साथ हमारे इंजीनियर साहब जुड़े हुए थे। आज इंजीनियर्स डे है, आपको पता ही है। दीवान साहब हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो कल हमारे साथ थे, हमारे बाजार के भी विद्वान हैं। देखिए उनसे भी हम यही कह रहे थे कि राइट्स में पार्टिसिपेट करना है ना, तो कह रहे थे जोर से करना है। भसीन साहब से भी हम लोग सुबह यही चर्चा कर रहे थे कल। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। राइट्स लेना है तो शेयर पहले लेना पड़ेगा, तब आप राइट्स के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे। और इसीलिए देखिए इसमें आज कैश मार्केट में बाइंग नजर आ रही है, तो मोस्टली डिलीवरी बेस्ड बाइंग ये आपको नजर आएगी, ये यतिन आपको बताते हुए। चलिए 3 बज चुके हैं। यतिन, शुक्रिया आपका। भसीन साहब का नाम लिया, भसीन साहब देखिए सामने आ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या तेजी देखने को मिल रही है, कभी IT में, फिर फार्मा में, अब बैंकों में, कैसे अप्रोच कर रहे हैं? कल आपने 2 कॉल्स दिए थे, उसको भी एक बार रिव्यू करिए और आज के ट्रेड्स भी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो आपको क्या था कि 15 सितंबर तक वॉलेटिलिटी है, उसके बाद एक साइड ही है, और वो अब चाहे वो बैंक्स चले या फार्मा चले या IT चले, हमें तो निफ्टी से संबंध है। और 11,700 पे इस एक्सपायरी को कराएंगे अगले हफ्ते से हफ्ता। आपके मुंह में सर घी, शक्कर और जो भी आपको मिठाई पसंद हो वो सर, आपकी फेवरेट वाली बताइए सर। आपकी सितंबर की 11,700 पे होगी। दूसरी बात, आपको जो कॉल दी थी, देखिए ग्लेनमार्क, कैडिला, सिप्ला हैव आउट परफॉर्म, लास्ट वीक भी थी, कल की भी कॉल्स थी। मदरसन सुमी, TCS, विप्रो, IGL, लिस्ट काफी है, DLF लंबी लिस्ट है, और वो सब स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, और यहाँ पे हेमंत जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक कॉल इनमें से ट्रेडिंग भी है, लेकिन ऐसा शेयर है जो इस भाव पे आप लेके रखेंगे तो सोने जैसा शेयर है। और अगर इंडेक्स ने दिवाली पे 12,000 जाना है तो इस शेयर ने पार्टिसिपेट करना है। आप कहे तो मैं शुरू करूं सर। बिल्कुल बताइए, जिस हिसाब से LTCG की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, दिवाली से पहले दिवाली होगी, ये बात पक्की नजर आ रही है। आपके ट्रेडिंग आइडियाज बताइए सर। तो पहला भाई है सर फेडरल बैंक, 54 रुपए का भाव है, 52.75 का स्टॉप लॉस रखिए, 65 का टारगेट। अब इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको 60 रुपए जरूर दिख जाएगा, लेकिन डिलीवरी के लिए 65 का टारगेट। और दूसरा सर मेरा मनपसंद है इस भाव पे, दिस स्टॉक इज अंडर परफॉर्म्ड, L&T 910 का भाव है, ऑन 908-9 है कैश में, 912 है फ्यूचर में, 891 का स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेडर के लिए 950 और इन्वेस्टर के लिए दिवाली वाले दिन 1050। आपका डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन एंड इंजीनियरिंग, ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी इन, L&T विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, और इट्स अ नो ब्रेनर एट दिस प्राइस। आप बाकी के इसके मल्टीपल्स या पीयर ग्रुप देखो, दे आर ऑल चेसिंग अप, Cummins, Siemens, L&T is the best play at this price. That's why it's a worthwhile buying. Everyone will make money by Diwali.
चलिए, दिवाली तक काफी पैसा बनेगा इन स्टॉक्स पर। और देखिए, बसीन साहब ने कहा है इनको थोड़ा सा आप डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, कल के स्विंग पर्सपेक्टिव से भी और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी रखिए अपने पोर्टफोलियो में। तो फेडरल बैंक स्पेशली बैंकिंग स्पेस में उन्होंने जिक्र किया, और एलएनटी का अगर आप देखें, एलएनटी में एक बड़ा अच्छा मूव आया था, उसके बाद वो फिजल आउट हुआ, फिर उसमें दमखम आता हुआ एलएनटी में। तो एलएनटी पर रखिए नजर, और फेडरल बैंक पे टारगेट एलएनटी पे इनका करीब 1000 रुपए का है। अच्छा, इससे पहले कि अब हम बीटीसी डेट्स पे आए, आशीष से बात करते हैं कल के कुछ बड़े इवेंट्स जिस पर बाजार की नजर रहेगी, कुछ खास नंबर्स। हालांकि अगर आप देखें, नतीजों का सीजन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आशीष, कल के सबसे बड़े फैक्टर्स जिस पर बाजार की नजर होगी? बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट्स खत्म, अब इक्का दुक्का आएंगे तो आएंगे। कल ऐसा कोई नंबर लाइंड अप नहीं है जिसको मेंशन करूं। कल से नए मार्जिन पेनल्टी सिस्टम जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो नया मैकेनिज्म प्लेज और रीप्लेज का तो 1 सितंबर से इफेक्टिव हो गया था, पर सेबी ने, आपको याद होगा, 15 तारीख तक पेनल्टी जो थी वो वेव ऑफ करी थी। अब इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्टॉक ब्रोकर्स को मार्जिन अपफ्रंट इन्वेस्टर से कलेक्ट करना होगा परचेज और सेल ऑफ शेयर्स को लेकर, और अगर फेल होते हैं उसमें तो पेनल्टी लगेगी इन पे कल से। अच्छा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब कल 11 बजे फिक्की के मेंबर्स को एड्रेस करने वाले हैं। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत हुई थी, कल वो बैठक कल्मिनेट होगी, और कल देर शाम हमारे समय अनुसार तो रात में 11:30 बजे वो आउटकम आएगा। हालांकि अनलाइकली कि फेड मूव करेगा इस समय, क्योंकि सब वो स्टिमुलस पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, और फेड भी शायद उस पर क्लैरिटी चाहेगा, फिर भी उसके आउटकम पे नजर रहेगी। अच्छा, एक इवेंट भी है, प्ले स्टेशन 5 सोनी का इवेंट है। अब ये प्ले स्टेशन 4 गेमिंग था ना, PS4, तो PS5। अब लोग कंफ्यूज नहीं कि PS5 के फीचर्स ही मेंशन करेंगे या प्राइसिंग और कब से मिलना शुरू होगा वो भी मेंशन होगा। तो सोनी का इवेंट नजर पर रखिएगा। और एक इमेज स्क्रीन पर आएगी आपके, कल वर्ल्ड ओजोन डे भी यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है। इंटरनेशनल डे है जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है उसके प्रिवेंशन को लेकर, उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए वो डे सेलिब्रेट होता है। आजकल आप डेज पर स्टॉक बताने लगे हैं। मैंने देखा है इंजीनियर्स डे आपने कल यहाँ बताया, उसके बाद आज आपने एक स्टॉक बताया। तो क्या ये गेस है, या ये क्या, ये आप हमें थोड़ा हिंट दे रहे हैं पहले? या सोचा तक नहीं था कि आज कल का स्टॉक कौन सा। अब ओजोन से तो सोच भी नहीं पाऊंगा। अग्रवाल साहब, कोई स्टॉक है क्या ओजोन लेयर से जोड़ के? देखिए, ओजोन लेयर की अगर बात की जाए तो कुछ सालों पहले की बात, अगर कुछ साल बैक में जाते हैं तो उस समय कार्बन क्रेडिट्स की बहुत चर्चा हुआ करती थी। 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात करूं तो कार्बन क्रेडिट्स की बहुत चर्चा हुई करती थी, और वो इस वजह से थे कि ओजोन लेयर में दिक्कतें हो रही है, उस कारण से कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड होने लगे थे। और उसमें 2 कंपनियां थी जो बहुत तेजी से इस कारोबार में अपना पहुंच बना रही थी, और उसकी बहुत चर्चा हुआ करती थी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और SRF। तो कार्बन क्रेडिट्स के, वो ओजोन लेयर की वजह से कार्बन क्रेडिट्स में ट्रेड होता था, और ये 2 कंपनियां उसमें परफॉर्म करती थी। अब मुझे नहीं लगता कि उसमें वो कोई कार्बन क्रेडिट्स वाली स्टोरी अब बची है। चलता था, और यही चलता था कि इस कंपनी के पास इतने कार्बन क्रेडिट्स आए, और इसी बात पे शेयर चल जाया करते थे। पैसा आता ये उन दिनों की बात है जब हम लोग बहुत मतलब नए कारोबार में आए थे। लेकिन राजनाथ सिंह साहब का बयान सुनवा देता हूं आपको। लोकसभा में इस समय राजनाथ सिंह साहब बयान दे रहे हैं। हम आपको सुबह भी बता रहे थे, रक्षा मंत्री आज संसद में बयान देने वाले हैं, और एक कड़क बयान आने वाला है उनकी तरफ से चाइना के ऊपर। चाइना ने जो, देखिए ये बयान पहले एक बार सुन लेते हैं। चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजर्स के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है।
इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने ये बहुत बढ़िया बयान है। ये राजनाथ सिंह साहब जो बयान दे रहे हैं ये भी बाजार को पसंद आने वाला है। इसमें कोई देखिए चिंता की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखनी चाहिए। दोनों देश ये मानते हैं कि इस मुद्दे का रिजोल्यूशन होना चाहिए। और अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से कोई ऐसी अप्रिय घटना या समाचार हमें बॉर्डर से नहीं मिला है। और रक्षा मंत्री साहब का ये बयान तो ये भी देखिए पॉजिटिव बयान है। ध्यान रखिएगा, जितना बयान उन्होंने अब तक दिया है ये बहुत ही शानदार बयान, बाजार इसको पढ़ेगा। और इसीलिए देखिए कोई घबराहट नहीं है। ये बयान सुनना बहुत जरूरी था दरअसल, क्योंकि अगर ये बयान में कुछ भी देखिए ऐसा होता, कुछ ऐसी बात बाजार समझता पड़ता कि कोई चाइना ने घुसपैठ करी है तो फिर थोड़ी बहुत टेंशन होती। लेकिन यह बयान बहुत ही सधा हुआ बयान है जो राजनाथ सिंह साहब इस समय देते हुए संसद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के ऊपर हमारी नजर होगी। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंडसइंड बैंक, वाओ, मैं देख रहा हूं क्या मुंह इसने दिखाया है। कविता, आपका टारगेट क्या था इंडसइंड बैंक पर? और एक बार मेरे ख्याल में तो 634 का टारगेट आपने दिया था, बताइए अगर ये ठीक है तो। और इस समय मुनाफा वसूल करेंगी या स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगी, टारगेट को बढ़ाएंगी? यस हेमंत जी, 634 वाज द इंट्राडे टारगेट जो आज अचीव हुआ है। पोजिशनली भी क्योंकि स्टॉक अच्छा लग रहा है तो इसे कैरी किया जा सकता है और स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं 626.50 का और फर्दर इसे कैरी कर सकते हैं। और मूवमेंट मुझे दिखता है स्टॉक में 714 तक आते हुए पोजिशनल बेसिस पर। बहुत बढ़िया। तो देखिए पहला टारगेट हिट हुआ है, उसकी मोहर लगाइए और अब दूसरे टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक क्या भागा ये स्टॉक देखिए, और बैंक निफ्टी दरअसल भागा। और गाबा जी ने देखिए सबसे पहले पकड़ा, ये मुझे तो बैंक निफ्टी समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखिए सारे बैंकों में क्या गजब की रैली बनती हुई नजर आई। गाबा साहब बताइए आपका बीटीएसटी आइडिया कौन सा होगा? आपका आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। मुझे एमएनएम फाइनेंशियल अच्छा लगता है। बीटीएसटी इसका टारगेट 145 का है, स्टॉप होगा 136 का। एमएनएम फाइनेंशियल यहां से ऊपर जाना चाहिए। ओके, प्रकाश जी का एक पहला बीटीएसटी ट्रेड है एमएनएम फाइनेंशियल्स, 130 एक ही टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। बाय और सेल टुमारो, इस पर अप्रोच पे एमएनएम फाइनेंशियल वो कैरी करेंगे। अच्छा राजेश पालवे जी, और आपने भी बहुत सारे बैंक्स शेयर किए, थॉट्स शेयर किए, बैंक निफ्टी की कॉल शेयर की। एक बीटीएसटी ट्रेड प्लेन वनीला, आई मीन फ्यूचर या फिर कोई ऑप्शन? तो वीरेंद्र जी दो स्टॉक में देता हूं। पहला फ्यूचर का जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा आरईसी लिमिटेड। ये स्टॉक में एक करेक्टिव मूव के बाद जिस तरीके से आज स्टॉक में एक बाइंग एक्शन देखने को मिला, स्टॉक में देखें लोअर साइड पे एक बेस बना है और आज का जो सेटअप है ये दर्शाता है कि ये स्टॉक को बीटीएसटी ट्रेड के लिए बिल्कुल बाय करके जाना चाहिए। 108.75 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रख ले 107.50 का। मुझे लगता है कल तक इसके जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए 112 रुपए तक का पहला टारगेट, 112 114 ये दो टारगेट के लिए आरईसी लिमिटेड बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। कैश सेगमेंट में मुझे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बीएससी।
बीएसई में आज काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला ड्यूरिंग द डे। स्टॉक एक बार 598 तक भी मूव करके आया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन जिस तरीके का इसका सेटअप है और एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है बीएसई को भी यहां से बीटीएसटी ट्रेड के लिए लेके जाना चाहिए। 584 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 576 का स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लग रहा है इसमें कल तक जो टारगेट आना चाहिए वो 610 615 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो बीएसई और आरईसी लिमिटेड ये दोनों ट्रेड रहेंगे बीटीएसटी के लिए। बहुत बढ़िया आपने कहा बीएससी। और देखिए एक आईपीओ आ रहा है, एनएससी का तो खैर आ ही रहा है, कैम्स का आईपीओ भी देखिए अब खुलने वाला है। और आईपीओ में देखिए क्या गर्मी है। बीएससी वैसे भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, और मुझे जब बीएससी सीडीएसएल की बात कोई करता है तो याद आते हैं हमारे अग्रवाल साहब कोलकाता से। देखिए अग्रवाल साहब, बीएससी ये तो आपका भी खूब फेवरेट शेयर रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अच्छी कंपनी है। इस दिनों जिस तरीके से इक्विटी ट्रेडिंग बढ़ा है, जाहिर सी बात है कि इनकी भी कमाई बढ़ी है। सीडीएसएल की जो इनकी होल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन अलग से है, कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है। मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छी अपसाइड यहाँ बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए बीएससी, सीडीएसएल, अच्छा सीडीएसएल पे मुझे याद है कविता जी ने भी एक पिछली जब आई थी हमारे पहला सौदा शो में, तो पहला कॉल ही सीडीएसएल पे दिया था। कविता जी मेमोरी मेरी ठीक है ना? सीडीएसएल पे आप भी बुलिश थी ना? अच्छा आपको बता दूं, आशीष जी भी जो है हमारे वो भोपाल से हैं। आशीष आपका भी परिचय है? हम सब एक ही जगह के हैं। देखिए भोपाल से हाथ मुड़े तो कोलकाता, सीधे गए तो दिल्ली। हाँ। तो वीरू वहां बैठे हैं, तो हम सब आसपास के ही हैं। बताइए कविता जी, सीडीएसएल आपका टारगेट क्या है इस पे अल्टीमेट? क्योंकि बीएससी की बात हो और सीडीएसएल की बात हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एग्जैक्टली सीडीएसएल पर हम काफी लंबे समय से बुलिश है। इवन भी हमने खिलाड़ी नंबर 1 में भी इस स्टॉक को दिया था, आपके साथ भी हमने शेयर किया सीडीएसएल को। इवन मयूरेश जी भी उस दिन सीडीएसएल पर ही चर्चा किए थे अबाउट बीएससी एंड सीडीएसएल। स्टॉक नो डाउट एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हर डिप्स पर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिलहाल 484 पर ट्रेड कर रहा है और नियर टर्म टारगेट जो सीडीएसएल का दिखता है वो 512 का दिखता है। वन कैन टेक इट फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव टू। और वीकली फ्रंट पर ये स्टॉक बहुत अच्छा फ्लैट फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद अगर आप देखें तो काफी सारे डीमैट अकाउंट्स भी खुलते हुए आपको दिखे हैं। नंबर्स आप लोगों के सामने है जो आप लगातार स्क्रीन पर शेयर भी करते आ रहे हैं। आई बिलीव दिस इज द स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, और यहाँ से 300 से 400 रुपए का मूव भी फर्दर इस स्टॉक में आ सकता है। 800 तक के लेवल्स दिखेंगे, तो हर डिप्स पर बाय करें। शॉर्ट टर्म में अगर बाय करना चाह रहे हैं तो टारगेट होगा फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इट इज 512 एंड वन कैन कीप स्टॉप लॉस ऑफ 475 फॉर द सेम। हम लोगों ने कहा था हैप्पीएस्ट माइंड में पैसा लगाइए, हम लोगों ने देखिए उसको सब्सक्राइब किया। इसकी लिस्टिंग है 17 तारीख को। फिर हम लोगों ने कहा था रूट मोबाइल में पैसा लगाइए, उसको आप देखिए 400 करोड़ वाले इशू को 30,000 करोड़ रुपए मिले। अब अगला जो आईपीओ है जिसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी वो कैम्स का है, और ये आएगा सोमवार को। 21 सितंबर को तैयार हो जाइए उसमें पैसा लगाने के लिए। और उससे पहले देखिएगा कल केवाईसी आशीष के साथ, आशीष ने मैनेजमेंट को इनवाइट किया है और केवाईसी में कल वो आएंगे। और आप देखिए ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। एनएससी के इशू का भी सबको इंतजार है बेसब्री से। आशीष ने पूरी रिसर्च कर ली है, और आशीष को मैंने इसलिए रोक कर रखा था वीरू क्योंकि हमें कल सुबह जैकपॉट के लिए भी तो प्रेशर डालना है। तो आप डालेंगे या मैं डालूं? नहीं तो उसमें तो ना, अब ओजोन लेयर आज तो इन्होंने अगर आप देखें वो कहते हैं नहीं वीरू आप पहले बोलिए, कंप्लीट करिए। अच्छा वही है, नहीं पक्का हो गया, श्योर। अग्रवाल साहब ने कह दिया ना, ओजोन लेयर की आपने थीम बनाई है। अरे अग्रवाल साहब ने कहा ना अच्छे नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा। ये तो वीरू अच्छा है, अग्रवाल साहब ने अभी कह दिया कि नहीं है तो आप दूसरा सेक्टर ढूंढिए। ये थोड़ा ना है, ये सुबह आके कल कहते हमें कि मैं तो ये सोच रहा था और इसमें मुझे कोई शेयर नहीं मिला। हाँ नहीं स्पेस चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओजोन लेयर को छोड़िए, वो सुरक्षित है इस वक्त। और
कल कम से कम नहीं तो 3 इंडिकेशंस, एक लेंगे 8:30 पे, फिर एक लेंगे 8:50 पे, फिर लेंगे 9:05 पे। मजा आता है वो गेम खेलने में। आशीष तो कल जैकपॉट भी दीजिएगा और वो 3 क्यूज भी दीजिएगा। चलिए, तो आज भी विंडो में नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, कल का खड़ी तैयार हो गया है। बिल्कुल, तो 3:20 का वक्त है। नीरज भाई से भी ले लेते हैं क्यों। कौन सा सेक्टर चुना है आपने, इतना तो कम से कम बता दीजिए। अच्छा, ट्विटर पर तो लोग पूछते ही रहते हैं कि आज कल का खिलाड़ी आज कौन सा होने वाला है, तो थोड़ी देर में देखिए नीरज आपको बताएंगे कल का खिलाड़ी आज कौन सा वो चुनना है। नीरज को क्यों देना चाहेंगे आप? बेसिक इंडस्ट्री है और आप ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत जरूरी है, वो तमाम एनर्जी समझ में नहीं आएगा, बहुत जरूरी है। तो ये आपने बहुत ऐसा बड़ा वाला क्यों दिया है, इससे तो समझ में नहीं आएगा। आप शेयर ही बताइए, कौन सा स्टॉक है जो आपको बढ़िया लगता है? आपने ट्वीट कर दिया है क्या? हेलो जी, हाँ, आप नाम बताइए शेयर का। आप कल का खिलाड़ी आज का स्ट्रिंग चलाइए डॉक्टर साहब। 3:18 हो गए। ओके, ठीक है। तो जो नया कल का खिलाड़ी आज हमने चुना है उसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, GSPL की बात में अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर अब कहा था तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। वो ऑटोमोबाइल के लिए ज़रूरी है, तमाम कंपनियों के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये गैस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, और GSPL जो है एक इस तरह की कंपनी है जो जब गैस कंपनियों का हम नाम लेते हैं तो गुजरात गैस आपके दिमाग में आएगा या अडानी गैस नाम में आएगा, MGL नाम में, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को लोग कम ध्यान रखते हैं क्योंकि नाम से समझ में नहीं आता। लेकिन ये कंपनी दरअसल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। इस स्टॉक पे नजर डालिए कि किस तरीके की इसने अपने ग्रोथ दिखाए हैं और किस तरीके इसने कामकाज किया है। पूरे साल के दौरान इसने बहुत बढ़िया कारोबार किया, लेकिन पिछले 3 महीने आप देखेंगे थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। लेकिन अब वहां से हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में ये स्टॉक शामिल होता है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे चुना है। वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीयर ग्रुप में सबसे सस्ता स्टॉक है अगर आप गैस प्ले करते हैं। देखिए, बहुत बार हमने कहा कि गैस स्टॉक पर ध्यान रखिए। अदानी गैस को आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने बिल्कुल रॉकेट जैसी रैली दिखाई है, क्योंकि वो एकदम क्लियर आपको दिखता था। लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कम दिखता था, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस स्टॉक को ध्यान रखिए। 7.5 के पी पे ये अवेलेबल है, और इस स्टॉक ने जो हाईज थे वहां से वो करीब करीब 250 के आसपास थे। थोड़ा सा नंबर पे नंबर डालना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की कंपनी नंबर पेश किए हैं। पिछले पूरा जो साल अगर आप देखिए तो FY20 की क्लोजिंग इन्होंने जो है 12,000 करोड़ से ज्यादा पे की है। 12,000 सवा 12,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, और जो इनका प्रॉफिट था वो करीब 1,800 करोड़ का था। अब क्वार्टरली नंबर्स अगर आप नजर डालेंगे तो 1,500 करोड़ की इन्होंने जो है Q1 की सेल की थी और 221 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप इसको बंद के दौरान इस तरीके के नंबर में देख रहे हैं तो धीरे धीरे जब गैस की कीमतें नॉर्मलाइज हो रही हैं, गैस की ओपनिंग नॉर्मलाइज हो रही है, तो आप इसके पूरे साल को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक यहाँ से ये बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया ये क्योंकि मैं सुबह, आपको याद होगा, बहुत सारी कंपनियों की बातचीत कर रहा था जिसमें चर्चा हुई कि ढूंढा जाए। तो इस समय जो पैरामीटर है मेरा, ये हाई ग्रोथ स्टॉक कौन से हैं, वैल्यूएशन कहां पे सबसे अट्रैक्टिव कंपनियों के दिख रहे हैं, और जहां पे यहां से बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, तो कम वैल्यूएशन वाले अच्छे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए इसको चुना है। पीयर कंपैरिजन में कहीं भी आप डाल के देखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा दिखेगा। डेट इन्होंने बिल्कुल कम कर लिया है और 28% की ग्रोथ इन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। और आरओई वगैरह जो लोग देखते हैं, 34% का आरओई इनका है, आरओसी है, 42% का आरओई है, और 27.5% की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3-4 से है, 4 साल से है। तो इतनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी और इतने अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स इस मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने इसको चुना कि आपके रडार पे रहना चाहिए। गैस की कीमतें
अभी कुछ दिन में फिर से अनाउंस होने वाली हैं और ये कहा जा रहा था कि गैस की कीमतें थोड़ा नॉर्मलाइज होंगी, उससे एकदम से आप देखिएगा वॉल्यूम में फिर उछाल आएगा क्योंकि उसका कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा था। मुझे लगता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट GSPL को डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए भी है स्टॉक और जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी है स्टॉक ये। ओके, तो GSPL आपकी स्क्रीन पे 217.90 पे ट्रेड करता हुआ बाय। याद रखिए कल का खिलाड़ी आज नीरज जी ने तमाम अगर आप पहलू इसके बताया आपको। डे हाई की ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें इसकी थी करीब 225 की। प्रकाश जी, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल और उससे निकल के आने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक, आपकी राय क्या है? इस जोन में अगर बाय करें और 225 228 का जोन निकलता है तो ऊपर की ट्रैजेक्टरी, आई मीन ये ऑलमोस्ट आप देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4-5 महीने की एक फॉलिंग ट्रैजेक्टरी से स्टॉक बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? स्टॉक का नाम ये रिपीट करेंगे प्लीज। हेलो, GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। राजेश, आप कमेंट करेंगे? प्रकाश जी मेरे ख्याल से चार्ट जी हाँ, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर मुझे मिल नहीं रहा है, थोड़ा मिस कर लूंगा मैं। राजेश आप टिक देंगे GSPL पे अपना 218? जी वीरेंद्र जी, देखिए तो ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक चैनल में मूव कर रहा है। अगर हम वीकली सेटअप देखें तो मेरे हिसाब से इसमें 220-25 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जिस तरीके से इसमें बाइंग हुई है मुझे लगता है कि अगर डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो बिल्कुल प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है और जैसे ही इसमें 225 का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक वीकली और डेली दोनों चार्ट सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट ट्रेड होगा और ये स्टॉक में फिर मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो 245 से 260 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो एक कंसोलिडेशन को पूरा करते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक, तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है, करीब 210 के आसपास रखें स्टॉप लॉस। 225 के ब्रेकआउट के बाद 245 260 ये दो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। सेटअप काफी स्टेबल लग रहा है वीकली और डेली दोनों सेटअप के हिसाब से। ऑलराइट, तो GSPL ये वो स्टॉक है जो कल का खिलाड़ी आज है नीरज की टीम में, कल ये शेयर रहने वाला है, इसके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन क्या एक्शन देखने को मिल रहा है बैंक्स में, NBFCs में, M&M फाइनेंशियल्स की देखिए थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अशोक लेलैंड देखिए इसकी बात हुई थी, मदरसन सुम्मी की बात हुई थी, सब देखिए दिन के हाईज पर कारोबार आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बहुत ही शानदार सेशन था, मंगलवार का दिन था, तो देखिए बढ़िया दिन था और अच्छा प्रदर्शन मार्केट ने दिखाया है। इवन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही दिन भर बाजार रहे और रक्षा मंत्री साहब का वो बयान तो देखिए आप सुन ही रहे हैं इस समय, आप टिकर टीम आपको दिखा रही है वो सारे के सारे बयान। लेकिन कुछ और बड़े कॉर्पोरेट्स के बयान भी आपको सुनवा देता हूं। अपोलो हॉस्पिटल्स की जो CMD हैं उनसे भी देखिए आज CNBC आवाज पर हमने बात करी और इनके नतीजे आए थे और देखिए नतीजे आने के बाद कंपनी का कॉन्फिडेंस काफी गजब का है। वो कह रहे हैं आगे चलकर जो है वो यहां से जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो और सुधरती हुई नजर आएंगी। तो एक बार रेड्डी मैम बयान सुनवाइए। इस स्टॉक ने भी वीरो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। हम लोग सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे कि PVR, अपोलो हॉस्पिटल्स ये सब अनलॉक के प्ले हैं और देखिए ये मैनेजमेंट से भी हमने बात करी और ये स्टॉक भी आज दिन भर काफी स्टेबल था। तो एक बार बयान सुनते हैं और इस पर भी एक पोजिशनल राय लेते हैं। So current occupancy has definitely moved up. We ended June with 38%. We went to about 47 in July. August was 55 and we're currently close to 60. We are at 60. On the whole, we've managed to control our costs really well. We've managed to get a cost saving of about 87 crores this quarter. And going forward, we see a structural cost saving of about 160 crores that we land by the end of the year. बिल्कुल, तो देखिए मैनेजमेंट का बयान अगर पॉजिटिव हो तो फिर देखिए होप जगती है और सुबह भी हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि आगे चलकर इस स्टॉक में उनको काफी दमखम नजर आता है। तो आज ये स्टॉक भी देखिए स्टेबल था, खुलने के बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई और उसके बाद ये स्टॉक इस समय करीब करीब 37-40 रुपए ऊपर 2.5% की बढ़त दिखाता हुआ। पालविया साहब, इसका सेटअप पोजिशनली कैसा लगता है आपको?
बिल्कुल हेमंत जी, अगर देखें तो स्टॉक में एक करेक्टिव फेज चल रहा था, लेकिन स्टॉक का अगर हम नियर टर्म सेटअप देखें तो पिछले 5-6 दिन से स्टॉक ने एक बेस बनाया है 1580 के आसपास और वहां से पुल बैक एक्शन बना है। तो अगर मैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखूं तो स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक में 1720 1730 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, और पोजिशनली तो बिल्कुल इसको होल्ड करे, कोई भी डिप आती इसको ऐड करे। स्टॉक में मुझे लगता है 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। पोजिशनली ये स्टॉक में मुझे लग रहा है 1850 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, इस बीच अगर आप देखें अंबुजा सीमेंट एक और स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, प्लीज एक बार सीमेंट बास्केट भी स्क्रीन पर रख दीजिए। सीमेंट ने भी पिछले 4 दिन में लोअर ट्रेजेक्टरी से काफी अच्छा खासा पुल बैक दिया। अंबुजा एट डे हाई, एक बार एसीसी लेके आइए, एसीसी करीब 1387 पे, ये डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और एक बार प्लीज ग्रासिम में लेके आइए, एग्जैक्टली ग्रासिम क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, ग्रासिम 720 पे। राजेश, एक हल्का सा टच बेस और कीजिएगा यहाँ पे। तीनों स्टॉक्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, तीनों स्टॉक्स ने अच्छा पुल बैक दिया है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अच्छा कौन सा इसमें लग रहा है आपको? मुझे सबसे अच्छा जो स्टॉक लग रहा है वीरेंद्र जी, वो लग रहा है ग्रासिम। ग्रासिम का सेटअप काफी स्टेबल है और जिस तरीके से इसमें कंसिस्टेंसी है, मुझे लग रहा है कि इसको अगर थोड़ा होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक में 760 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 705 ये स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 760 के टारगेट ग्रासिम में आते हुए दिखना चाहिए। यह स्टॉक बताया आपने, लेकिन अग्रवाल साहब ट्रेडर्स हैट पहनकर 1-2 शेयर आप भी बताइए जो कल के लिए आप ले जाना चाहते हैं। देखिए, कल के लिए अगर ले जाना हो, कल के लिए ही नहीं, मैं वनिस्पत में कहूँगा कि हफ्ते 10 दिन के लिए भी अगर कोई होल्ड करता हो पोजिशनली तो सारेगामा बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखें तो एक शानदार लाइब्रेरी है इनके पास कंटेंट की, जो कि शायद ही किसी के पास हो। इस लॉकडाउन को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से केटर किया और 11,000 पुराने ट्रैक्स जो गुलाम अली साहब तक के पुराने ट्रैक्स थे उनको उन्होंने डिजिटाइज कर लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कह लीजिए, म्यूजिक कह लीजिए, OTT ले लीजिए, फिल्म्स ले लीजिए, सब में इनकी पहुंच बनी हुई है। हालांकि इस तिमाही में नंबर्स थोड़े से दबाव में आए थे क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई नया कंटेंट इनका हुआ नहीं था, बट मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में वो OTT में अच्छी पहुंच बनाएंगे, फिल्म्स में उनकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों अगर आप देखो तो फेसबुक के साथ, स्नैपचैट के साथ और एमोजी के साथ इनकी जो करार हुई है उसमें इनके कंटेंट से अच्छे रेवेन्यू आने वाली है। तो मैं समझता हूँ ये स्टॉक में बिल्कुल पोजीशन लेनी चाहिए और शॉर्ट टर्म में हमारा ये अंदाज है कि ये स्टॉक 580-590 के लेवल्स तक जा सकता है। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, म्यूजिक के मोड में हमारे एक्सपर्ट आपको इस समय नजर आ रहे हैं और ये देखिए मार्केट भी आज बहुत ही बढ़िया आपको सुर सुना रहा था। 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, तो देखिए पैसा तो यही बना है और 2 बजे से लगातार हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दे रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही देखिए, चाहे वो गाबा जी हो, चाहे वो पालविया जी हो, कविता जी हो, राजेश जी हो, सब कह रहे थे एक ही सुर में बैंक स्टॉक्स में तेजी करिए, यहीं पर पैसा बनेगा। और देखिए वही होता हुआ नजर आया। तो वाओ, 22,500, ये दरअसल आप देखिए 22,000 के स्तर को नहीं तोड़ा गया और वहां से इसने बाउंस दिखाया है। तो बहुत आप देखिए आज निफ्टी ने करीब करीब सेंचुरी आप कह सकते हैं जड़ी है। 100 पॉइंट के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। 11,500 के ऊपर जाकर ये देखिए टिक गया, समाप्त हो गया है बाजार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, दिन भर बढ़ने वाले शेयर फेवर में थे। क्या बढ़िया रैली देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। तीसरे चौथे दिन लगातार देखिए मिड कैप्स पार्टी कर रहे हैं और बैंक ही नहीं, फार्मा, IT ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। डॉक्टर साहब एक बार पूरी की पूरी स्क्रीन दिखा दीजिए, देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स थे निफ्टी में जो आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आपको देखिए इस स्क्रीन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हरे निशान आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं लाल निशान के मुकाबले। आखिरी की 2 लाइनें और 2.5 लाइन आप देख सकते हैं लाल निशान वाली हैं और ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 जो लकीरें हैं, जो लाइंस हैं, वो देखिए आपको ग्रीन रंग में नजर आ रही है। RIL को मत भूलिए, इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिखाया। ये शेयर में 14% के आसपास का वेटेज है इकलौता इस स्टॉक में। तो देखिए ये 1% बढ़ता है तो ये वैसे भी निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचता है। इसका साथ दिया आज इंडसइंड बैंक ने। ये कविता जी का आज का 2:45 का ट्रेड था। एक्सिस बैंक पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपको भागता हुआ नजर आया। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, ये HDFC ट्विंस हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बजाज
फाइनेंस आपको देखिए राजेश पालिया जी बता रहे थे, इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और आईसीआईसीआई बैंक पर देखिए आपको कॉल दी थी गाबा जी ने, 2.25% ऊपर जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी। L&T भसीन साहब आपको बता रहे थे, इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और आईटी शेयरों की बात आज सुबह पूरे सेशन में पहले 1-1.5 घंटे में हुई है, तो देखिए HCL टेक भी भागा, इंफोसिस भी भागा और सारे आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली है आज के सत्र में। सिप्ला देखिए भागता हुआ नजर आया, ये कंसेंसस ट्रेड था आखिरी सौदा का आज के दिन भी, और देखिए ये सबसे ज्यादा सेकंड गेनर था आज निफ्टी का। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये सब आपको भागते हुए नजर आए। और गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखें तो वो जो वीरू मारुति जो है, देखिए आज 8 मंगलवार को तेजी के बाद अब आज मंगलवार के दिन 1.25% नीचे जाकर बंद हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा रहा है, नो कंप्लेंट्स। टाइटन 1.25% ऊपर ये शेयर जाकर समाप्त हुआ है और गिरावट के साथ समाप्त हुआ है, माफ कीजिएगा। और बजाज ऑटो में थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिली है, M&M थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है आज के सत्र में, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक मंगलवार था, यही कहना चाहिए वीरू, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो बहुत ही शानदार लेवल्स पर हुई है। चलिए यहां पर विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। गाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पालविया जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कविता जी थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए। वीरू बताइए और कहां नजरें थी आपकी? जी डेरिवेटिव्स में आज एग्जैक्टली वायदा कारोबार में क्या हुआ आइए देखते हैं। कुछ साइजेबल ओआई जहां पर ऐड हुआ, देखिए आज ओआई गेनर्स में सिमेंस हालांकि सिंक हो गया बाद में, लेकिन ओआई काफी स्ट्रॉन्ग ऐड हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए, उसमें कमेंस इंडिया शामिल था 485, ये लॉन्गेस्ट ओआई के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा। उसके बाद अगर आप देखें जिस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग ओआई जुड़ा है वो है भारतीय एयरटेल। सुबह भी स्टॉक में बात हुई थी लॉन्ग, इसमें 200 डेमा के नीचे काफी ऐड हुआ है आज, इसने एक पुलबैक भी दिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो टोरेंट फार्मा स्पेस में ये तीसरा टॉप ओआई गेनर रहा लॉन्ग साइड पे, और उसके बाद इंडिगो ये चौथा टॉप ओआई गेनर, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस रही इसकी, 1335 के स्तर पे क्लोज हुआ। और अगर आप देखें तो ऑटो में प्रकाश गाबा जी की एक कॉल भी थी 7775 पे अशोक लेलैंड कॉल क्लोज हुआ, ये छठा टॉप ओआई गेनर था। उसके बाद L&T 916 पे स्पेशली आखिरी के 1 घंटे में डोमिनेट किया इसने, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ। और साथ ही साथ एक आखिरी स्टॉक जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वो था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, 710 के स्तर पे करीब 2.5% ऊपर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओआई लेके ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। चलते हैं 2020 का प्रदर्शन देखने के लिए हेमंत के पास। हेमंत, बिल्कुल आज की रिटर्न्स कैसे रहे? चलिए दिखाते हैं आपको आज कौन से स्टॉक्स ने कमाल दिखाया, हमारे दर्शकों को इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के मौके कहां पर मिले आज। तो देखिए सबसे पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए 4% के रिटर्न्स मेरी टीम ने कमा कर दिए, 1.25% के रिटर्न्स नीरज की टीम ने कमा कर दिए। और ये लीजिए आपके सामने आते हुए वो स्टॉक्स। मेरा फोकस आज साफ तौर पर 2 सेक्टर्स के ऊपर था, ये मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि चीनी और इथेनॉल से जुड़े हुए शेयर फोकस में रहेंगे। फ्लूइड था प्राज, पिंच हिटर था इंडिया ग्लाइकॉल। सेकेंड हाफ में आपने देखा इन दोनों स्टॉक्स ने सिक्सर लगाया है। देखिए 7% की रैली प्राज में देखने को मिली, इंडिया ग्लाइकॉल 5% ऊपर। और मेरी नजर थी संसद पर, और देखिए संसद में जिस तरह के बयान आ रहे थे, खबरें आ रही थी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस होगा, तो देखिए ये वो स्टॉक से जो भागे। सुबह में चर्चा थी कि चीनी की एक्सपोर्ट वाली न्यूज पर सब्सिडी लेने के लिए ज्यादा समय देने की बात देखिए अगर सरकार कर रही है तो फिर ये अच्छी बात होगी शुगर कंपनियों के लिए। उगर शुगर 5.5%, मवाना में भी 5% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। तो शुगर इथेनॉल स्वीट टीम आपके सामने मंगलवार के दिन पेश की थी, इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। जेंसार 5% ऊपर। नीरज की टीम में भी देखिए चीनी के शेयर थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 2% ऊपर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और धामपुर शुगर देखिए जाकर समाप्त हुए। HDFC लिमिटेड भी करीब 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो ये थे वो स्टॉक 2020 के आज के शानदार खिलाड़ी। लेकिन बुधवार कल है और कल हम आपको बताएंगे कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए। जरूर जुड़िएगा मुनाफे की तैयारी में। स्टॉक 2020 में पहला सौदा में 10 के दमदार ट्रेड्स पे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। दीपाली जुड़ रही हैं जो आपको बताएंगी कि कमोडिटी बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। सी यू टुमारो।